लिटिल अवनी को अच्छे से याद है कि पिछले जन्म में जब यह सब हो रहा था तब मानव यही मौजूद था, पर इस बार उसने मानव को रूम में बंद कर दिया था ताकि वह यहाँ न आ पाए। पिछले जन्म में मिस्टर राजवंश ने मानव से ऐसे ऐसे शब्द बोले थे जिसे सुन मानव अंदर से टूट गया था, पर उसने यह बात किसी को भी जाहिर नहीं होने दी। मानव अंदर से इतना इमोशनल हो गया था कि उसने यह बात भी पता लगाना जरूरी नहीं समझा कि उसके सामने जो इंसान उसके पिता होने का दावा कर रहा वह असल में उसका पिता है भी या नहीं। उस वक्त मानव को एक सहारे की जरूरत थी, या यूं कहे तो उसे लिटिल अवनी की जरूरत थी, पर लिटिल अवनी ने उसके पास जाने से साफ इनकार कर दिया था। पर इस बार लिटिल अवनी सब सोच समझकर कर रही थी। उसे अच्छे से पता था कि कब क्या करना है, कब उसे अपने असली रूप में आना है और कब लिटिल अवनी बनना है। लिटिल अवनी अपनी जगह पर खड़ी होकर एक टक व्हील चेयर पर बैठे इंसान को देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी, पर उस मुस्कान कोई आम मुस्कान नहीं थी। वही मिस्टर राजवंश अपने आंखों में आंसू लेकर मिस्टर सिंह से बोले, अगर आज मानव की माँ जिंदा होती है तो वह टूट जाती, यह जानकर कि उनका ही बेटा उन्हें मारना चाहता है। मानव ने बहुत अच्छी चाल चली थी उस दिन जब हमारा एक्सीडेंट हुआ। तब मानव चाहता तो अपनी माँ और मुझे हम दोनों को बचा सकता था, पर नहीं, उसने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। उसके जैसा सेल्फिश इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे शर्म आती है उसे अपना बेटा कहते हुए। पता नहीं वह पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया। मिस्टर राजवंश ने इतना ही कहा था कि राज, जो गुस्से से उबल रहा था, उसने वेटर के हाथ से शराब की बोतल उठाकर मिस्टर राजवंश के पैरों के पास फेंक दिया। फिर चिल्लाते हुए बोला, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके साथ कुछ ऐसा कर बैठा हूं जो इस उम्र में आप झेल न पाए। हम सब कैसे मान ले कि आप ही मानव के पिता है? हो सकता है आप कोई बहरूपिया हो। मिस्टर मित्तल आगे आकर बोले, बच्चे, तुम्हें हमारे बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बेहतर होगा दूर ही रहो। और मानव कहाँ है? उसे बुलाओ। कायरों की तरह कहाँ छुप गया है? उससे बोलो कि अभी और इसी वक्त राजवंश इंटरनेशनल कंपनी हमें दे दे। उनकी बात सुनकर लिटिल अवनी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने राज की तरफ देखकर कुछ इशारा किया, जिसे समझकर राज मिस्टर राजवंश की आंखों में देखते हुए उनका मजाक उड़ाते हुए बोला, राजवंश कंपनी आपके नाम तब होगी ना जब वह खुद जीजू होगी। अभी आगे आते हुए बोला, मतलब मानना पड़ेगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि यह बुढ़ा मानव जीजू के पिता है, ऊपर से आप यह भी कह रहे हैं कि आपको जीजू की प्रॉपर्टी भी चाहिए। इस पर मिस्टर राजवंश गुस्से से बोले, वह इसलिए क्योंकि राजवंश खानदान की सारी प्रॉपर्टी मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं उसके लिए एक अच्छा सा उत्तराधिकारी ढूंढ लूंगा, ना कि मानव जैसा घटिया इंसान। कुणाल हंसते हुए बोला, हाँ सही कहा, मानव घटिया ही तो है जिसने आज अपनी कंपनी को अपने दम पर ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। खैर, मैं कोई बकवास सुनने के मूड में नहीं हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मानव की हालत इस वक्त भिखारियों से भी बदतर है। अरे, भिखारी भी दिन भर में इतना कमा लेते हैं, पर मानव, उसके पास तो उसका खुद का कुछ भी नहीं है। मिस्टर राजवंश ने मिस्टर मित्तल की तरफ देखा। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मिस्टर मित्तल फिर से चिल्लाते हुए बोले, मुझे तुम सब की बकवास नहीं सुननी है। मानव को बुलाओ। जो सुना है आप मुझे ढूंढ रहे हैं। ये मिस्टर मित्तल बोले ही थे कि तभी पूरे हॉल में एक डरावनी आवाज गूंज उठी। इस आवाज को सुनकर लिटिल अवनी शॉक हो गई। उसने मुड़कर लिफ्ट की तरफ देखा जहां से उसका डेविल हस्बैंड आ रहा था। लिटिल अवनी मन में अभी को कोसते हुए बोली, एक काम दिया था बनी को कि हब्बी को बेहोश करके रूम में बंद कर दें, उनसे वह भी नहीं हो पाया। पता नहीं अब ये कौन सा हंगामा खड़ा करेंगे। चाहे जो हो, जीत तो मेरी होगी। ये सब सोचते ही एक बार फिर से वो रिलैक्स फील करने लगी। फिर बिना एक्सप्रेशन के ही पूरा तमाशा देखने के लिए तैयार हो गई। मानव के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसकी नज़र व्हील चेयर पर बैठे आदमी पर पड़ी जिसका चेहरा हूबहू उसके पिता से मिल रहा था। यह देख मानव शॉक था। मिस्टर मित्तल मानव को देखकर बोले, तुम आखिर आ ही गए। मानव, मुझे तो लगा था तुम कहीं छुपकर बैठ गए होगे। अब तुम आ ही गए हो तो चलो अब जल्दी से राजवंश इंटरनेशनल कंपनी अपने पिता को दे दो, क्योंकि वह नहीं चाहते तुम जैसा इंसान उनकी कंपनी को संभाले। मानो अभी भी अपनी जगह पर खड़ा व्हील चेयर पर बैठे इंसान को देख रहा था। उसने धीरे धीरे अपने कदम उस आदमी की तरफ बढ़ा दिया, पर अभी भी मानव के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। एक पल के लिए तो मिस्टर मित्तल और मिस्टर राजवंश के चेहरे पर डर के भाव आ गए, पर जल्दी ही उन्होंने उस भाव को छुपा लिया। मिस्टर राजवंश मानव को देखकर बोले, मेरे पास मत आना। तुम जैसा इंसान मेरा बेटा हो ही नहीं सकता जो चंद पैसों के लिए अपने माँ बाप को मार डाले। तुमने राजवंश प्रॉपर्टी पाने के लिए ही यह सब किया था ना? उस इंसान की बात सुनकर मानव अपनी जगह पर रुक गया।
फिर अपनी डरावनी आवाज में बोला, कौन हो तुम और तुम्हारी शक्ल इतनी जानी पहचानी क्यों है? मिस्टर राजवंश अंदर से डर रहे थे पर वह खुद को मजबूत करक मानव से बोले, मानना पड़ेगा, अब तुम अपने बाप तक को भूल गए। हाँ भूलोगे भी क्यों नहीं, आखिर तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल ही गया ना, पैसा और प्रॉपर्टी। पर अब मैं वापस आ गया हूँ, इसलिए अब अपनी कंपनी और अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे से संभाल लूंगा। तुम बस सब कुछ मुझे वापस कर दो। मानव, मैं भूल जाऊंगा कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। मानव ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। सामने बैठा इंसान उसका पिता कैसे हो सकता है? उसने खुद अपने हाथों से उनकी चिता जलाई थी। मिस्टर मित्तल को भी पता था मानव के दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए उन्होंने मानव से कहा, मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा कि यह सब कोई साजिश है, पर यह तुम्हारे पिता ही है। तुम चाहो तो इनके कलाई पर निशान देख सकते हो, जो हर राजवंश खानदान में रहने वाले लोगों के हाथ में होता है। इतना कहकर मिस्टर मित्तल ने मिस्टर राजवंश के कलाई को आगे किया और सभी को वह खानदानी निशान दिखाया। मानव ने उस निशान को गौर से देखा। वह निशान असली था तो क्या सच में उसके पिता जिंदा थे? यह सब सोचकर ही उसने मिस्टर राजवंश की तरफ देखा। भले ही मानव का चेहरा एक्सप्रेशंस था पर उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी नाम थी। मिस्टर राजवंश मुस्कुराते हुए बोले, मानव तुम सब कुछ मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और खुशी खुशी अपना बेटा एक्सेप्ट कर लूंगा, सब कुछ भूल कर, पर उसके लिए तुम्हें मुझे सारी प्रॉपर्टी वापस करनी होगी। मानव के मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल चल रहे थे और सबसे बड़ा सवाल यह चल रहा था, अगर उसके सामने बैठा यह इंसान उसका पिता है तो फिर उससे उसकी प्रॉपर्टी क्यों मांग रहा है? क्योंकि उसके पिता बचपन से ही सारी जिम्मेदारियां मानव को देना चाहते थे। उन्होंने बचपन में ही मानव के नाम सब कुछ कर दिया था। मानव ने कठोर आवाज में अपनी एक ईब्रो उठाकर पूछा, आपको सब कुछ चाहिए? आप भूल गए आपने जबरदस्ती मुझे सब कुछ दिया था। मिस्टर राजवंश गुस्से से दांत पीसते हुए बोले, हाँ लेकिन तब मुझे यह नहीं पता था कि तुम मुझे मारना चाहते हो। मुझे लगा तुम एक जिम्मेदार इंसान हो पर तुम कातिल निकले, जिसने अपने ही माँ बाप को मार डाला। उनकी बात सुन मानव के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी नजरें उठाकर मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखा और उनसे पूछा, क्या यह सच में वही है? मिस्टर सिंघानिया ने अपना सर हिलाते हुए कहा, यह निशान सिर्फ हमारे खानदान के लोगों के हाथों में ही होता है मानव, और यह कोई नकली निशान नहीं है, यह असली है। शायद ऐसा हो सकता है कि यह तुम्हारे ही पिता हो। मानव अंदर से थोड़ा इमोशनल हो गया, पर अपने भावों को उसने चेहरे पर नहीं आने दिया। वही लिटिल अवनी ने मिस्टर सिंघानिया को ऐसे देखा जैसे बेवकूफ को देख रही हो। उसने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। उसका सारा प्लान अलग ही ट्रैक पर जा रहा था। यह सोचकर उसके सर में दर्द होने लगा। उससे जब ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने फोन में कुणाल को कुछ मैसेज किया। वही कुणाल अपने फोन में देखकर मुस्कुराने लगा। उसने मिस्टर मित्तल से कहा, हाँ आप कुछ कह रहे थे, आपको प्रॉपर्टी चाहिए। देखिए मानव यही है, आप उससे बात क्यों नहीं करते? कुणाल की बात सुनकर पूरी सिंह फैमिली राज और अभी को छोड़कर गुस्से से कुणाल को देखने लगी। कुणाल ने सभी को इग्नोर करके आगे कहा, अरे जल्दी करिए ना। मिस्टर मित्तल ने अपने पीए से पेपर लिया और मानव के ऊपर फेंकते हुए बोले, यह तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए बनवाया है, इस पर साइन करो। मानव ने उस पेपर को उठाकर देखा। वो पेपर प्रॉपर्टी के थे कि मानव अपना सब कुछ अपने पिता को वापस कर रहा है। ये देख मानव की आंखें छोटी हो गई। उसने घूर के अपने सामने खड़े दोनों इंसान को देखा, फिर डरावनी आवाज से बोला, अगर मैं ऐसा ना करूं तो? मिस्टर मित्तल मुस्कुरा कर बोले, मैंने सुना है तुम्हें अपने ससुराल वालों की बहुत ही परवाह है। कैसा रहेगा अगर वो सब मर जाए तो, खासकर तुम्हारी बीवी? मानव ने गुस्से से मिस्टर मित्तल को देखकर उनका कॉलर पकड़कर कहा, हिम्मत भी मत करना मेरे फैमिली वालों को हाथ लगाने की, वरना ऐसी मौत दूंगा कि तेरी रूह कांप जाएगी। मिस्टर राजवंश चिल्लाकर बोले, मानव रुक जाओ, तुम्हारे पिता होने के अधिकार से मैं अपना सब कुछ तुमसे वापस ले रहा हूँ। मिस्टर मित्तल के इशारे पर कई सारे लोग आकर सिंह परिवार को घेर लिया और अपनी बंदूक को उनकी तरफ कर दिया। तभी लिटिल अवनी के पास आकर एक आदमी ने कहा, मैडम आपने जैसा कहा था हमने कर दिया है। हमने मिस्टर मित्तल के सभी आदमियों को मार दिया है और उसके जगह पर अपने गार्ड्स खड़े कर दिए हैं। यह सुनकर लिटिल अवनी ने उसे जाने का इशारा किया। वही मानव ब्लैंक होकर मिस्टर राजवंश को देख रहा था। फिर उन प्रॉपर्टी के पेपर्स को तभी हॉल में एक और आवाज गूंजी। आवाज इतनी कठोर थी कि सभी अंदर तक कांप गए। आप किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? मिस्टर राजवंश पहली बार देखा है कि कोई इंसान किसी ऐसे इंसान से प्रॉपर्टी मांग रहा है जिसकी हालत भिखारियों से भी गैर गुजरी हो। आवाज सुनकर सभी पलट के उस दिशा में देखने लगे जहां से आवाज आई थी। वही लिटिल अवनी अपने जेब में हाथ डाले खड़ी मुस्कुरा रही थी। एक पल को तो मानव हैरान हो गया उसे देखकर।
चेहरे पर एटीट्यूड, आंखों में गुस्सा। उसने सालों पहले लिटिल अवनी का ये रूप देखा था, वरना वो ये रूप सबसे छुपा कर रखती थी। अवनी आगे आकर एटीट्यूड से बोली, मिस्टर मानव आपको सब कुछ तब देंगे ना जब उनके पास खुद का कुछ होगा। मिस्टर राजवंश गुस्से से बोले, मुझे बच्चों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मानव तुम साइन करो। लिटिल अवनी ने सबको इग्नोर किया और वहां पर मौजूद एक आदमी को कुछ इशारा किया। उस आदमी ने वकील जैसे कपड़े पहने हुए थे। वह आगे आकर अपने हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट्स को मिस्टर राजवंश को दिखाते हुए बोला, सॉरी मिस्टर राजवंश, लेकिन मिस्टर मानव के पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है जो वह आपको दे दे। 3 महीने पहले ही मिस्टर मानव सिंह राजवंश ने अपने पूरे होशो हवास में अपना सब कुछ अपनी बीवी यानी मिसेस लिटिल अवनी मानव राजवंश के नाम कर दिया था। अब राजवंश खानदान की प्रॉपर्टी की असली मालकिन वही है। वकील की बात सुनकर मानव के ऊपर जैसे बिजली गिर गई। उसने कब अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम की? उसने अवनी को देखा, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी ने कुछ ऐसा किया। वह तो एक भोली भाली सी प्यारी सी लड़की थी। अवनी ने एक एक्सप्रेशन लेस चेहरे से पहले मानव को देखा, फिर बारी बारी से सभी को देखते हुए मिस्टर राजवंशी बोली, जो मेरा है वह बस मेरा है। मैं अपने प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी भी किसी को नहीं देने वाली, क्योंकि वह सिर्फ मेरा है। इतना कहकर वो रुक गई, फिर वार्निंग देते हुए आगे बोली, अगर किसी ने भी मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, फिर उसके साथ जो भी कुछ होगा उसका जिम्मेदार वह इंसान खुद होगा। पार्टी में मौजूद किसी भी इंसान को समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी हुआ क्या है। पूरी सिंह फैमिली के साथ साथ मिस्टर मित्तल, मिस्टर राजवंश और मानव भी अपनी आंखें फाड़े लिटिल अवनी को ही देख रहे थे। अवनी के चेहरे पर आज अलग ही एटीट्यूड और ओरा नजर आ रहा था। कंटिन्यू। मानव को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में हो क्या रहा है। एक तरफ अचानक से उसके पिता कहीं से टपक पड़े और दूसरी तरफ उसकी बीवी जिसने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। मानव के माथे पर बल पड़ गए। वह अवनी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, ये बेबी, यह सब क्या है? आप क्या बोल रहे हो? लिटिल अवनी ने अपनी एक ईब्रो उठाकर मानव को देखा, फिर स्माइल करके सॉफ्ट वॉइस में बोली, वही जो सच है। इतना कहने के बाद उसने पार्टी में मौजूद सभी लोगों को देखते हुए कोल्ड आवाज में चिल्लाकर कहा, आज और अभी से ही राजवंश इंटरनेशनल कंपनी की नई CEO यानी अवनी मानव राजवंश है। ध्यान से देख लीजिए ये चेहरा, जिंदगी में कभी भूलिएगा नहीं, वैसे मैं भूलने दूंगी भी नहीं। इतना कहकर उसने विनय को ऑर्डर दिया, मुझे लगता है जितना तमाशा इन्हें देखना था यह देख चुके हैं, अब इन सब को बाहर निकालो। विनय लिटिल अवनी की आवाज सुनकर अपनी जगह पर उछल पड़ा। उसने तुरंत पार्टी में मौजूद सभी लोगों को वहां से भेज दिया। वही मानव यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया। उसने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, ये चल क्या रहा है? कोई मुझे कुछ बताएगा? लिटिल अवनी ने घूर के मानव को देखा, फिर उसके पास जाकर उसके गले में अपने दोनों बाहें डालकर होठों पर हल्का सा किस करके बोली, आपको जो भी जानना है वह मैं बाद में बता दूंगी सही वक्त आने पर। तो मुझे लगता है हब्बी आपको भी जाना चाहिए। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही लिटिल अवनी ने अपने जेब से एक नीडल निकाला और मानव के गर्दन में चुभो दिया। नीडल लगते ही मानव बेहोश हो गया। अवनी ने अपनी कोल्ड नजरों से विनय को देखते हुए आर्डर दिया, सबको घर लेकर जाओ। इतना कहकर उसने पूरी सिंह फैमिली पर एक नज़र डाली। उसकी कोल्ड नजरों को देखकर सिंह फैमिली का हर एक मेंबर अंदर तक कांप गया। उन्होंने लिटिल अवनी का यह रूप कभी नहीं देखा। सभी अंदर से थोड़ा डरे हुए थे। उन्होंने बिना कोई सवाल जवाब किए वहां से जाना ही बेहतर समझा। जाते हुए नीरज जी, अभी और कुणाल से बोले, इसका ध्यान रखना। इतना कहकर वो चले गए। अब उस जगह पर केवल अवनी, वकील, अभी, कुणाल, राज, मिस्टर मित्तल और मिस्टर राजवंश के साथ साथ कई सारे बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। मिस्टर मित्तल अपनी आंखें छोटी करके बोले, तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी फैमिली को यहाँ से बाहर निकाल दोगी? हे लड़की, अभी तुम्हारी उम्र चॉकलेट खाने की है, हमसे लड़ने की नहीं। लिटिल अवनी ने अपनी कोल्ड नजरों से उन्हें देखा और बोली, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो वो खुद मुझे रोक सके। मैं वो बटरफ्लाई हूँ जिसे कोई नहीं पकड़ सकता। मिस्टर राजवंश जो अभी तक सब गौर से देख रहे थे, उन्हें कुछ अजीब लगा। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स को देखते हुए पूछा, वह सिंह फैमिली यहाँ से चली गई, पर तुम लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं? उन्हें रोका क्यों नहीं? उनकी बात सुनकर मिस्टर मित्तल का भी ध्यान इस तरफ आया। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड से पूछा, तुमने उन सब को रोका क्यों नहीं? तुम मूर्ति जैसे क्यों खड़े हो? मार दो इस लड़की को। वैसे भी अगर यह मर जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी। लिटिल अवनी ने अपनी आंखें छोटी करके उनकी तरफ देखा।
उतने में ही वकील जो अभी तक चुप था वह आगे आकर बोला, सॉरी मिस्टर मित्तल, पर अगर आपने अवनी को जान से मारने की कोशिश की या प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की तो आपकी भी सारी प्रॉपर्टी अवनी की हो जाएगी। जैसे ही वकील ने कहना बंद किया, मिस्टर मित्तल अपना मुंह खोले लिटिल अवनी को ही देख रहे थे। फिर उन्होंने भड़कते हुए कहा, यह क्या बकवास है, भला मेरी प्रॉपर्टी इसकी कैसे होगी। इस पर वकील ने हंसते हुए कहा, इसलिए क्योंकि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें साफ लिखा था कि आपने अवनी को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो आपकी सारी प्रॉपर्टी अवनी की हो जाएगी। सिर्फ आप ही नहीं है, अगर इस दुनिया में किसी ने भी अवनी को मारने की कोशिश की तो भी आप ही की प्रॉपर्टी उसके नाम होगी, हर जाने के तौर पर। आज तक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कभी किसी ने नहीं सुना होगा। इस बारे में तो कुणाल, राज और अभी को भी नहीं पता था। वह भी अपना मुंह खोले अवनी को देख रहे थे जो चुपचाप अपना हाथ बांधे वही खड़ी थी। मिस्टर राजवंश चिल्लाकर बोले, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, मेरे दोस्त ने। सारे फसाद की जड़ तो यह लड़की है। मुझे बचपन में ही इसे मानव से दूर रखना चाहिए था। कितनी चालाक है, पहले मेरे बेटे की प्रॉपर्टी अपने नाम की और अब मेरे दोस्त की। लिटिल अवनी अब तक बोर हो चुकी थी। उसने अंगड़ाई लेते हुए मिस्टर राजवंश से कहा, अबे बढ़ाओ, ज्यादा मुंह मत चलाओ, वैसे भी मैं बहुत बोर हो चुकी हो। तुम सब की बातें सुन सुनकर बेहतर होगा अपनी सेहत पर ध्यान दो, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो जो अभी व्हील चेयर पर बैठे हो ना, इस पर भी बैठने लायक नहीं छोड़ूंगी, सीधा बेड पर पड़े हुए मिलोगे। इतना कहकर वो मिस्टर मित्तल से बोली, और आप बुर्रे के साथी, अगर हड्डियां तोड़वानी है तो मेरे पास आने के लिए आपका स्वागत है, वरना निकलो यहाँ से। अपनी बेइज्जती होते देख मिस्टर मित्तल ने अपने बॉडीगार्ड को लिटिल अवनी की तरफ इशारा करके कहा, खरे खरे देख क्या रहे हो, यह लड़की इतना कुछ बोल रही है, इसका मुंह बंद करो, मार दो इसे। मिस्टर मित्तल के आर्डर देने के बावजूद भी कोई भी बॉडीगार्ड अपनी जगह से नहीं हिला। यह देख मिस्टर मित्तल का पारा हाई हो गया। उन्होंने फिर से चिल्लाकर कहा, खरे क्या हो, मार दो। इस बार भी उनके कहने के बावजूद भी बॉडीगार्ड नहीं हिला तो लिटिल अवनी हंसने लगी। ये देख मिस्टर मित्तल आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने पीछे खड़े असिस्टेंट, जो कि उनका राइट हैंड था, उसे आर्डर दिया, इस लड़की को खत्म कर दो, बहुत ज्यादा हंस रही है, बाकी मानव को मेरा दोस्त संभाल लेगा, इस लड़की के साथ साथ उसके भाइयों को भी मार दो। मिस्टर मित्तल का पीए जाकर लिटिल अवनी के सामने खड़ा हो गया। उसने जैसे ही लिटिल अवनी पर वार करने की कोशिश की, उससे पहले लिटिल अवनी ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। तभी जोर से हड्डी टूटने की आवाज आई। यह साफ था कि उस असिस्टेंट के हाथ की हड्डी टूट चुकी थी। लिटिल अवनी ने उसके पैर पर एक किया, फिर अपनी बूट से एक खंजर निकालकर उसका गला काट दिया। यह देख मिस्टर मित्तल और मिस्टर राजवंश डर से कांप गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था यह नाजुक सी दिखने वाली लड़की ऐसा भी कुछ कर सकती है। मिस्टर राजवंश ने अपने डर को काबू करते हुए हकला कर कहा, यह लड़की खूनी है, मानव ने कैसी लड़की से शादी की है, बेहतर होगा तुम मानव की जिंदगी से अलग हो जाओ। इसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि लिटिल अवनी ने अपने हाथ में पकड़े खंजर को सीधा उनके ऊपर फेंक दिया, जो जाकर उनके राइट हैंड पर लगा। भाव ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी खून निकल रहा था। वो दर्द से चिल्लाए, पागल लड़की, यह क्या है, तूने मुझे मारने की कोशिश की, अब मैं मानव को इस बारे में बताऊंगा ताकि वह तुम्हें छोड़ दे। अवनी चलते हुए मिस्टर राजवंश के पास आई, फिर अपने खंजर को वापस अपने बूट में रखते हुए स्माइल करके बोली, बुढ़ाऊ सोचना भी मत, उम्र का लिहाज करके छोड़ रही हूं, अगर मेरे हब्बी को मुझसे दूर किया ना, बोलने लायक भी नहीं छोड़ूंगी। उन पर सबसे पहला अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरा है, कोई इतने प्यार से उनका नाम ले, मुझे यह भी पसंद नहीं। आज तक उनके लिए न जाने मैंने कितने ही लोगों को मारा है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, और मैं तुम्हें भी मरने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। फेक ससुर जी। मिस्टर राजवंश हकलाते हुए बोले, तुम मासूम चेहरे के पीछे छिपी एक भेड़िया हो, मैं मानव को तुम्हारे साथ ये सोचना भी मत। लिटिल अवनी ने उनका जबड़ा जोर से पकड़ते हुए दांत पीसकर कहा, सही कहा, मैं बहुत क्रूर हूँ, मेरे भोले चेहरे पर मत जाना, जब तक सामने वाला मुझे मजबूर नहीं करता तब तक मैं बहुत ही अच्छी और भोली हूँ, पर अगर सामने वाला अपनी लिमिट्स पार कर दे तो मैं भी वह शैतान बन जाती हूँ जो सामने वाले को निकलने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम वह कौन, तुम्हारी असली पहचान क्या है? इस पर मिस्टर मित्तल और मिस्टर राजवंश डर के एक दूसरे को देखने लगे।
मिस्टर मित्तल हकलाते हुए बोले, तुम क्या बोल रही हो, यह मानव के पिता ही है। इस पर लिटिल अवनी बोली, हाँ तो मैंने कब कहा कि ये मेरे पिता है। इतना कहकर वो पीछे हो गई और वकील से बोली, मिस्टर वकील जी, मित्तल कॉरपोरेशन के लोगों को बता दीजिए जाकर, उनकी नई सीईओ बहुत ही जल्द आएगी। इतना कहकर वह वार्निंग देते हुए मिस्टर मित्तल से बोली, आप दोनों यह मत सोचिए कि मुझे कुछ पता नहीं है। आप दोनों अभी जिंदा है, क्योंकि मेरे अपने प्लान्स है और ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास। बहुत जल्द आपकी फोटो पर हार चढ़ाने खुद आऊंगी। इतना कहकर वह बाहर चली गई। मिस्टर राजवंश बॉडीगार्ड से बोले, पकड़ो इसे। सभी बॉडीगार्ड्स ने उनकी बात को इग्नोर किया और अवनी के पीछे पीछे चले गए जैसे उसके गुलाम हो। मिस्टर मित्तल और मिस्टर राजवंश के चेहरे पर पसीना छूट रहे थे। मिस्टर राजवंश ने परेशान होकर कहा, क्या इस लड़की को सब पता है? हमने बहुत बड़ी गलती की है। इतने सालों से हमने केवल इसे छोड़कर बाकी सब पर नजर रखा। हमने सोचा था यह बस छोटी सी बच्ची है जो बेवकूफ है, इसलिए हमने इसके बारे में ना तो कभी कुछ पता किया, ना ही नजर रखा, ना ही कुछ और सोचा। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। यह तो अचानक से ही राक्षस बन गई। मिस्टर मित्तल दांत पीसते हुए बोले, यह लड़की बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर लेती है, सबको अपने भोले भाले चेहरे से फंसा कर रखती है। वही कार में कुणाल कार ड्राइव करते हुए मिरर में बार बार लिटिल अवनी को देख रहा था जो अपने हाथ में खंजर लेकर घुमा रही थी। उसके बगल में बैठे अभी ने कहा, लिटिल सिस्टर, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें डर नहीं? जीजू को सब पता चल जाएगा। लिटिल अवनी जो खंजर घूम रही थी उसके हाथ रुक गए। उसने डरावनी आवाज में कहा, उन्हें पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैं ठीक हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ उन्हें गलतफहमी रहे कि मैं अभी भी बीमार हूँ। मैं चाहती हूँ उन्हें वह गलतफहमी रहे कि उनको जो नकली रिपोर्ट मिली थी वह सच है, ताकि वह हमेशा मेरे पास रहे, हमेशा मेरे बारे में सोचें और अपनी जिंदगी में सबसे ऊपर मुझे रखें, खुद से भी ऊपर, अपने काम से भी ऊपर, क्योंकि उन्हें किसी के साथ नहीं बांट सकती हूँ। इतना कहने के बाद उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था। राज उसका ध्यान भटका आते हुए बोला, सिस्टर अच्छा यह बताओ, उस नैना और उसकी माँ और उनका साथ देने वालों का क्या करना है? क्या उन्हें भी ऋषि की तरह ऊपर पहुंचा दे? तुमने कितने महीनों से उन्हें किडनैप करके रखा है और रोज टॉर्चर करती हो। अवनी का चेहरा कठोर हो गया। उसने कुणाल को आर्डर दिया, उनके पास चलो। इतना कहकर वो फिर से अपने खंजर को घुमाने लगी। रात के 2 बजे सिंह विला के बाहर एक ब्लैक कलर की कार रुकी। उसमें से लिटिल अवनी अपने एक एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ बाहर निकलकर घर के अंदर आ गई। जैसे ही उसने रूम का डोर खोला, उसकी नज़र बेड पर लेटे मानव कर गई जो शायद अभी भी बेहोश था। लिटिल अवनी घूर के मानव को देख रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ा सा खून लगा हुआ था और उसके हाथों पर भी। कुछ देर मानव को ऐसे ही देखने के बाद वो वॉशरूम चली गई। वॉशरूम के शीशे में खुद के चेहरे पर लगे खून को देखते हुए लिटिल अवनी सोचने लगी कि थोड़ी देर पहले कैसे उसने नैना को टॉर्चर किया था। इतना टॉर्चर किया कि नैना झेल नहीं पाई और वह बेहोश हो गई। उसने अपने चेहरे पर पानी की छींटे मारते हुए कहा, तुम चाहती तो आराम से अपनी जिंदगी जी सकती थी, मगर हब्बी पर नजर डालकर तुमने गलती कर दी। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था इस देश से बाहर जाने का, पर तुमने अपने उस मौके को गंवा दिया। इतना कहने के बाद वो अजीब तरह मुस्कुराने लगी, फिर खुद को शीशे में देखते हुए आगे वाली, आज तुम्हारी जो हालत है उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। इतना कहकर वो हंसने लगी। फ्रेश होने के बाद वह रूम में जैसे ही आई, उसकी नज़र फिर मानव के चेहरे पर पड़ी। शायद मानव बेहोशी की हालत में भी कुछ परेशान था, उसके माथे से पसीना निकल रहा था। लिटिल अवनी चलते हुए उसके पास गई और उसके सर को सहलाने लगी। फिर मानव के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए धीरे से बोली, सॉरी हब्बी, मैंने आपको हर्ट किया ना, पर यह भी जरूरी था। हो सकता है कुछ दिन तक आपको मेरा बिहेवियर अच्छा ना लगे, उसके लिए सॉरी, पर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। इतना कहकर उसने हल्के से मानव के होठों को किस किया, पर इतने से उसका मन नहीं भरा। वो मानव को एक डीप किस करने लगी। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हो गए, पर वह अभी भी किस कर रही थी। जब उसे सांस लेने में दिक्कत हुई तो उसने मानव को छोड़ दिया। अवनी लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, बस अब और नहीं, बहुत भाग लिया आपने मुझसे, पर अब आपको मेरा होना होगा, मेरे करीब आना होगा। उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, फिर चाहे मुझे जो भी करना पड़े। इतना कहकर वो एक बार फिर मानव के होठों को छूने लगी। बारी बारी से उसके चेहरे को किस करने के बाद अवनी भी सो गई। सुबह का वक्त 6
0:00 बजे मानव की नींद खुली। उसने जैसे ही करवट लेने की कोशिश की, तभी उसे महसूस हुआ कुछ भारी सा उसके ऊपर है। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसके आंखों के सामने अवनी का चेहरा था, जो कब से उसे ही घूर रही थी। यह देख मानव की इब्रो उठ गई। उसमें अपनी आंखें छोटी करके पूछा, बेबी, आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल क्यों है? क्या आप रात भर सोए नहीं हो? लिटिल अवनी ने फ्लर्ट करने के अंदाज में कहा, जब हस्बैंड इतना हैंडसम हो तो नींद कहाँ आती है? मैं तो आपको रात भर देखने में ही बिजी थी। मानव की हैरानी से आंखें बड़ी हो गई। उसे लग रहा था उसके सामने जो लड़की है वह उसकी लिटिल वाइफ ही नहीं सकती, क्योंकि लिटिल अवनी कभी उसके साथ ऐसे फ्लर्ट नहीं करती थी। मानव ये सब सोच ही रहा था कि लिटिल अवनी मानव का चेहरा अपनी तरफ करते हुए गुस्से से बोली, हब्बी, जब मैं आपके सामने हूं तो आप कुछ और क्यों सोच रहे हो? मेरे बारे में सोचो ना, देखो मैं आपके सामने हूं। मानव का ध्यान लिटिल अवनी की आवाज सुनकर टूटा। उससे अभी भी समझ नहीं आ रहा था क्या उसकी वाइफ ने रात को कुछ गलत खाया था। फिर अचानक ही उसे कल रात पार्टी में जो हुआ वह सब्र याद आने लगा। वह एक झटके उठकर बैठ गया। उसके झटके से उठने के कारण लिटिल अवनी संभल नहीं पाई और दूसरी तरफ गिर गई। मानव ने उसे पकड़कर अपनी गोद में बैठाया और थोड़ा सख्त आवाज में पूछा, कल रात क्या हुआ था और सब क्या था? आपने ऐसा क्यों कहा कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी? मानव का सवाल सुनकर भी अवनी के चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं बदला। वह अभी भी अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से मानव को देख रही थी। फिर अचानक से ही लिटिल अवनी के तेवर बदल गए। उसने मानव को गले लगाकर छोटे बच्चों की तरह कहा, हब्बी, वह सब लिटिल अवनी से उन बैड अंकल ने करवाया था। उन्होंने लिटिल अवनी को डराया। उन्होंने कहा था अगर लिटिल अवनी ने उनकी बात नहीं मानी तो वह भाभी को मार देंगे। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव हैरान हो गया। उसने उसके गालों पर अपना हाथ रखकर पूछा, मतलब वो सब आपने अपनी मर्जी से नहीं किया था? आपसे वह सब करने के लिए किसने कहा? लिटिल अवनी मन ही मन डेविल इस्माइल करने लगी। फिर मानव के गले में हाथ डालकर मासूमियत से बोली, हब्बी, वह जो बेड अंकल थे जो चेयर पर बैठे थे, उन्होंने और उनके साथ जो एक और अंकल थे, उन्होंने लिटिल अवनी से बोला था कि हब्बी की जान खतरे में है। अगर मैं आपकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूँ तो आपको को कोई खतरा नहीं रहेगा। इस तरह लिटिल अवनी अपने हब्बी को बचा लेगी। मानव की आंखें में गुस्सा भर गया। उसने गुस्से से पूछा, मुझे पूरी बात जानी है, मुझे किसी से खतरा है और ये सब हो क्या रहा है? मानव की तेज आवाज सुनकर लिटिल अवनी डरने का नाटक करने लगी, फिर अचानक ही रोने लगी। यह देख मानव को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने बेवजह लिटिल अवनी पर गुस्सा कर दिया। मानव ने मन में खुद को डांटा, मुझे पता है बेबी कितनी भोली है, सब उसके मासूमियत का फायदा उठाते हैं। इस बार उन सब ने यही किया, मैंने फालतू में डांट दिया। वो तो डॉल जैसी है, थोड़ा सा चिल्लाने पर रोने लगती है। मानव उसे शांत कराते हुए बोला, सॉरी सॉरी बेबी, पर आप हब्बी को बताओगे नहीं तो हब्बी सब सही कैसे करेंगे? बोलो। अवनी चुप हो गई, फिर आगे बोली, वह बेड अंकल लिटिल अवनी के पास आए थे 3 मंथ्स पहले। उन्होंने कहा था कुछ लोग हैं जो आपकी प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको जान से मारना चाहते हैं। अगर लिटिल अवनी आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेती है तो जो लोग आपको मारना चाहते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वह लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर लिटिल अवनी आपके साथ हमेशा रहेगी। बड़े ही मासूमियत से लिटिल अवनी ने सारा इल्जाम मिस्टर राजवंश और मिस्टर मित्तल पर उड़ेल दिया। अब देखना बाकी है मानव उन सब के साथ क्या करेगा। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव को मिस्टर मित्तल और मिस्टर राजवंश पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मानव को यह कंफर्म तो नहीं था कि वह उसके पिता थे या नहीं, पर जो भी हो वह किसी को भी यह अधिकार नहीं देगा कि वह उसकी लिटिल वाइफ को परेशान करे या बेवकूफ़ बनाए। मानव ने अवनी के आंसू पोंछ और उससे पूछा, अच्छा बेबी, एक बात बताइए, मैं बेहोश कैसे हुआ था? और जिस तरीके से आप वहाँ सबसे बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वह आप हो ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, मेरे प्रॉपर्टी आपने अपने नाम कैसे की? मानव के सवाल से बचने के लिए लिटिल अवनी मासूम चेहरा बनाकर रोने लगी। मानव उसे चुप करा रहा था पर वह चुप ही नहीं हो रही थी। इस तरह मानव अपने सवाल को भूल गया और अपना सारा फोकस लिटिल अवनी को चुप कराने में लगा दिया। तब जाकर लिटिल अवनी को अंदर ही अंदर चैन की सांस आई। तो वही नीचे हॉल में अर्जुन, कुणाल, राज, अभी चारों हॉल में चक्कर लगा रहे थे। अर्जुन एकटक मानव के रूम की तरफ देख रहा था। राज अपने दांत चबाते हुए बोला, भाई क्यों घूर रहे हो रूम की तरफ? ऐसे घूरने से थोड़ी ना दोनों बाहर आएंगे। सोचो, लिटिल सिस्टर ने जो रात को किया है उसके बारे में किसी को पता चल गया तो? अभी उसके मुंह पर अपना जूता मारते हुए चिल्लाया, मनहूस की जुबान, चुप नहीं रह सकते? अच्छा नहीं बोल सकते तो मुंह बंद रखो। कुणाल भी राज को मारते हुए बोला, कमीने चुप हो जा, दीवारों के भी कान होते हैं।
अगर उस लिटिल डेविल को पता चल गया कि तुम कल रात के बारे में बात कर रहे हो तो वो तुम्हें कच्चा खा जाएगी, फिर चाहे तुम उसके भाई ही क्यों ना हो। वह सब बातें कर ही रहे थे कि अर्जुन का ध्यान ऊपर गया जहां से मानव और लिटिल अवनी आ रहे थे। लिटिल अवनी हमेशा की तरह प्यारी और क्यूट लग रही थी, जैसे दुनिया में उससे ज्यादा मासूम कोई हो ही ना। कुणाल धीरे से बोला, देखो तो सही, यह चुड़ैल रात भर उसका खून चूस आई है और अब ऐसा दिखा रही जैसे इससे भोला कोई हो ही ना। अर्जुन ने कुणाल को देखा जो उससे चिपक कर खड़ा था, फिर उसे दूर करते हुए बोला, तुम मुझसे चिपक क्यों रहे हो? जो बोलना है उसके मुंह पर बोलो जाकर। इतना बोलकर वो चला गया। पूरी सिंह फैमिली ही डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। नीताजी अभी भी रात के इंसिडेंट को भूल नहीं पाई थी। उन्होंने डायरेक्ट लिटिल अवनी से पूछा, अवनी, हम सबके पार्टी से जाने के बाद तुम सब ने वहां क्या किया? मिस्टर मित्तल और मिस्टर राजवंश के साथ नीताजी का सवाल सुनकर लिटिल अवनी उनकी तरफ देखने लगी। बाकी अर्जुन, राज, कुणाल और अभी के चेहरे से पसीना टपकने लगा। मानव भी एक टक लिटिल अवनी को देखने लगा, जैसे जानने की कोशिश कर रहा हो कि कल रात हुआ क्या था। अवनी ने अपनी मॉम को इग्नोर किया और मानव की तरफ देखकर पप्पी फेस बनाकर बोली, हब्बी, भूख लगी है। मानव लिटिल अवनी को खिलाता उससे पहले ही जी गुस्से से बोली, अवनी, सवाल मत बदलो। मैंने पूछा कल वहां क्या हुआ था और तुमने मानव के साथ क्या किया जो वो होश हो गया था, और कल तुम कैसे बिहेव कर रही थी? इस बार लिटिल अवनी को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से से अपनी मॉम की तरफ देखा। यह देख नीरज जी ने नीताजी के मुंह में पूरा ब्रेड भर दिया, फिर हंसते हुए बोले, स्वीट हार्ट, देखो टेस्टी है। तुम भी कहा की बातें लेकर बैठ गईं। नीरज जी ने नीताजी को तो संभाल लिया, बस अब मानव को कौन संभालेगा? मानव अभी भी अवनी को देख रहा था। उसने अवनी से पूछा, जानन तो मुझे भी है, आखिर हुआ क्या था? क्या मैं जान सकता हूँ बेबी? आपने मुझे बेहोश क्यों किया? लिटिल अवनी मानव के सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी। उसने अर्जुन की तरफ देखा, जैसे बोल रही हो एक्सप्लेन करो वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। अर्जुन उसकी बात समझ गया। उसने हंसते हुए मानव की तरफ देखकर कहा, मानव, पता नहीं तुम कैसे कल बेहोश हो गए थे। मुझे तुम्हारी गर्दन के पास एक निडर मिली थी। शायद यह सब मिस्टर मित्तल का प्लान था और लिटिल अवनी ने कल जैसे बिहेव किया वो नाटक था जो उन सब ने जबरदस्ती गुड़िया से कराया था। मानव अपनी शक भरी नजरों से अर्जुन को देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था अर्जुन जो बोल रहा है वह सच है। उसने याद करते हुए कहा, जो मुझे याद है, मुझे नहीं लगता तुम्हारी बातें सच है। लिटिल अवनी जो चुपचाप बैठी थी वह मानव के बात सुनकर गुस्से से उठकर थोड़ा रूड वॉइस में जाते हुए बोली, मैं कॉलेज जा रही हूँ और हाँ, मेरे पीछे किसी को आने की जरूरत नहीं है। अवनी के अचानक बदले इस बिहेवियर को देखकर सब हैरान थे। राज और अभी तुरंत उसके पीछे भाग गए। मानव का चेहरा कठोर हो गया। उसने अपनी मुट्ठी भींचते हुए मन में कहा, कुछ तो है जो मुझसे छुपा है, जल्दी मुझे पता करना होगा। शायद सब कुछ देखते हुए भी मैं कुछ नहीं देख पा रहा। वही घर से बाहर निकलते ही लिटिल अवनी ने अपने सामने ऐसे इंसान को देख लिया जिसे देखते ही उसका खून खौल उठा, मगर वह भोली सी सूरत बनाकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई। कंटिन्यू वैसे सच लिटिल अवनी से बोला, कोई नहीं होगा। सामने सोम खड़ा लिटिल अवनी को ही देख रहा था। उसने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी लिटिल अवनी के बारे में पता लगाने के लिए। जैसे ही उसे यह पता चला कि अवनी कौन है वह तुरंत यहाँ चला आया। यह बात अवनी को बहुत ही अच्छे से पता थी, इसलिए उसने जानबूझकर सोम को यह सब पता लगने दिया ताकि वह यहाँ आकर तमाशा करें और मानव उसे अच्छा सबक सिखाएं, क्योंकि वह इस वक्त किसी और को सबक सिखाने के मूड में नहीं थी। सोम लिटिल अवनी के करीब आकर बोला, सो बेबी गर्ल, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। कितना भगाया तुमने मुझे अपने पीछे, पर अब मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। लिटिल अवनी के सर में दर्द होने लगा। वह इस समय इस आदमी को उठाकर बाहर फेंक देना चाहती थी, क्योंकि उसका मूड तो पहले से ही खराब था। जो बचा कुचा था वह भी इस आदमी ने खराब कर दिया। लिटिल अवनी ने सोम को जवाब दिया, दादाजी आप यहाँ क्या कर रहे? सोम भड़क गया, कौन दादाजी? क्या तुम मुझे दादाजी बोल रही हो? लिटिल अवनी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। सोम थोड़ा गुस्से से बोला, मुझे देखो, क्या मैं दादाजी लगता हूँ? इस पर लिटिल अवनी अपनी आंखें चराते हुए बोली, लिटिल अवनी दो लोगों को ही सम्मान देती है। पहला, जिनकी इज्जत करो उन्हें अंकल बोलो। दूसरा, जिनकी सबसे ज्यादा इज्जत करो उन्हें दादाजी बोलो। लिटिल अवनी आपकी सबसे ज्यादा इज्जत करती है, इसलिए आप दादाजी हो। सोम लगातार गुस्से से लिटिल अवनी देख रहा था। फिर उससे रहा नहीं गया तो उसने अवनी का हाथ पकड़ लिया और पूछा, तुम बोल भी सकती हो और सुन भी सकती हो। तुमने मुझसे पार्टी में झूठ बोला, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब तो मुझे तुम चाहिए, वह भी अपने बेड पर। अवनी जो कब से सोम की बकवास सुन रही थी
उसने उसे ऐसे देखा जैसे पागल को देख रही हो, फिर अचानक ही हंसने लगी। उसने टेढ़ी स्माइल करके सोम के करीब जाके धीरे से कहा, सही कहा, मैं करीब तो जाऊंगी और बेड पर भी, लेकिन केवल अपने हबी के। इतना कहकर वह सोम के गालों को थपथपाते हुए आगे बोली, बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो, मुझसे उलझने की हिम्मत मत करना। जब तक मैं शांत हट तब तक सब ठीक है, वरना इसके आगे वो कुछ नहीं बोली और वहां से सीधा चली गई। मगर सोम ने दोबारा उसका हाथ पकड़ लिया। यह देख लिटिल अवनी ने अपने दांत भींच लिए। उसने आसपास देखा, वहां कोई नहीं था। यह देख उसने सोम के सीने पर एक किक मार दी। सोम को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लिटिल अवनी उसको किक करेगी। सोम 2 मीटर दूर जाकर गिरा, फिर गुस्से से खड़ा हुआ और लिटिल अवनी को मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, अवनी ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया और उसके मुंह पर 4-5 पंच जड़ दिया। पंच पड़ने से सोम के होठों से खून बहने लगा। यह देख लिटिल अवनी ने उसे धक्का देकर खुद से दूर करते हुए कहा, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बाप की तरह तुम्हें भी मैं टारगेट करूं, तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इतना कहकर लिटिल अवनी चली गई। सोम गुस्से से लिटिल अवनी को जाते हुए देख रहा था। वही उन्हीं से कुछ दूरी पर खड़े होकर मानव सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें सख्त और बहुत ही डरावनी थी। उसे सोम का लिटिल अवनी का हाथ पकड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर लिटिल अवनी की बातें जैसे ही उसने सुनी, उसका चेहरा और भी डार्क हो गया। उसने सोचा, ये कुछ तो है जो उसे पता नहीं है। तभी मानव को याद आया लिटिल अवनी ने कुछ और भी कहा था, जिसे याद करके उसके कान लाल हो गए। वह शर्माने लगा, पर जल्दी ही उसने अपने चेहरा फिर से कोल्ड कर लिया और ऑफिस के लिए निकल गया। अर्जुन ऑफिस जाते हुए सोना से बोला, सोना, मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता गुड़िया ऐसे बिहेव क्यों कर रही। सोना अपने कमर पर हाथ रखकर बोली, डाइनिंग टेबल पर मैंने देखा कैसे तुम उसका बचाव कर रहे थे। चुपचाप बताओ, क्या वह कुछ छुपा रही है। अर्जुन अपने थूक को गटकते हुए बोला, नहीं नहीं, भला हम सब क्यों कुछ छुपाएंगे। सोना बड़े ही एटीट्यूड के साथ अर्जुन को डराते हुए बोली, याद रखना, अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे कुछ छुपाया है तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं यह पता कर ही लूंगी आखिर तुम बहन भाइयों के बीच चल क्या रहा और लिटिल अवनी क्यों अजीब बिहेव कर रही थी। अर्जुन को वहां से भाग जाना ही सबसे अच्छा आइडिया लगा। उसने जल्दी से सोना के गालों पर किस किया और घर से बाहर निकलते हुए बोला, ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अपने छोटे से दिमाग पर जोर मत डालो, वैसे भी गुड़िया को पसंद नहीं कोई उसके बारे में ज्यादा सोचे सवाए मानव के। सोना बस अर्जुन को जाते हुए देखती रह गई। उसने खुद से ही कहा, पता तो मैं करके ही रहूंगी। इतना कहकर उसने कायरा को फोन किया। कायरा रूम में बैठी मोबाइल में गेम खेल रही थी। सोना का फोन आते ही उसने उठा लिया। सोना फोन के दूसरी तरफ से बोली, कुणाल से पता करो ना, उसे पक्का पता होगा सब कुछ, मुझे जानना है ये सब क्या छिपा रहे हैं। सोना से रिलैक्स करते हुए कायरा बोली, चिंता मत करो, मैं सब पता कर लूंगी। वैसे भी आखिर मेरी खूबसूरती कब काम आएगी, मैं कुणाल को फंसा कर उससे सब उगलवा लूंगी। सोना खुश होकर बोली, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कायरा बोली, हाँ हाँ ठीक है, फोन रखो, शायद कुणाल आ गया है। कायरा ने जैसे ही फोन रखा, उसने देखा कुणाल गेट के पास खड़ा उसे देख रहा था। यह देखकर कायरा उसके पास गई और गले लगाकर बोली, बेबी कल रात क्या हुआ था और अवनी को क्या हुआ। कुणाल को समझने में देर नहीं लगी कि कायरा उससे सब सच उगलवाना चाहती है। उसने उसे दूर करते हुए कहा, मेरा फोन भूल गया था, मुझे ऑफिस जाना है। कायरा ने कुणाल को बेड पर धक्का दिया। उसके ऊपर आकर उसके होठों को चूमते हुए पूछा, कुणाल बेबी, अवनी को क्या हुआ है। कल तुम भी तो उसके साथ ही पार्टी में रुके थे, उसने वो सब क्यों किया। कुणाल थोड़ा थोड़ा बहक रहा था, पर उसे पता था अगर उसने कुछ बोला और लिटिल अवनी को पता चल गया तो उसकी खैर नहीं। उसने कायरा को दूर करते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा। कायरा को गुस्सा आ गया, मगर उसे पता था गुस्से से कुछ नहीं होगा। उसने कुणाल को दोबारा बेड पर लिटा दिया और सिडेक्टिव आवाज में उसके सीने पर हाथ चलाते हुए बोली, जान क्या तुम मुझसे भी चीजों को छुपाओगे, बोलो ना। कुणाल से अब रहा नहीं गया। उसने कायरा को किस करना शुरू कर दिया। 15 मिनट के किस करने के बाद कुणाल ने कायरा को छोड़ा और तुरंत अपना फोन लेकर रूप से भाग गया। वो भागते हुए बोला, इन चुड़ैलों से बच के रहना पड़ेगा। कैसे मुझे सिड्यूस करके बातें जानने की कोशिश कर रही थी, अगर ये बात उस सबसे बड़ी वाली चुड़ैल को पता चल गई तो मुझे खा ही जाएगी। वही रूम में कायरा गुस्से का घूंट पीते रह गई। उसने मन में कहा, पता तो मैं करके रहूंगी, ऐसे थोड़ी ना मैं कोई इंटेलिजेंट एजेंट हूँ। वही कॉलेज के अंदर पहुंचकर राज उदास होकर बोला, मेरी बीवी पता नहीं कहाँ चली गई मुझे छोड़कर। अभी उसके गले में हाथ डालकर बोला, मेरी बीवी कहाँ है, मुझे भी नहीं पता। फिर उन दोनों ने ही अपने बगल में खड़ी लेडी को देखा।
यह देख लिटिल अवनी धीरे से बोली, फार्म हाउस में है। यह सुनकर वो दोनों खुश हो गए, पर राज कुछ सोचते हुए बोलो, वैसे सिस्टर तुमने परी भाभी को उन सब के चंगुल से कैसे बचाया और किसने किसने उन्हें किडनैप किया था? लिटिल अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने क्लास में जाते हुए बोली, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जाने के बारे में सोचिएगा भी मत। भाभी से मिलना है तो एक एक करके जाइएगा, अगर मुझे अकेला छोड़ा तो मैं हब्बी से शिकायत कर दूंगी, फिर आप लोग खुद देखिएगा क्या होगा। बेचारे राज और अभी का मुंह बन गया। वह दोनों भी उसके पीछे पीछे क्लास में चले गए। थोड़ी देर बाद इंग्लिश के प्रोफेसर क्लास आए और सभी बच्चों को पढ़ाने लगे, लेकिन अवनी को बहुत ही बोरियत महसूस हो रही थी। वह हेड डाउन करके सो गई। प्रोफेसर ने जैसे ही उसे देखा, उन्होंने उसके ऊपर शॉक फेंक कर, यह कॉलेज है, कोई घर नहीं, जो तुम ऐसे सो रही हो। प्रोफेसर की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर लिटिल अवनी की भी आंखें खुल गई। उसने थोड़ा गुस्से सर को देखकर कहा, क्या मैंने आपको परेशान किया जो आप ऐसे कर रहे हो? मैं हमेशा फर्स्ट आती हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैं सो गई तो? पूरी क्लास लिटिल अवनी के इस बिहेव को देखकर हैरान हो गई। शायद यह पहली बार था जब उसने ऐसे बिहेव किया। दो लड़कियां ऐसे भी थी जो लिटिल अवनी के साथ स्कूल में पढ़ती थी। वह अच्छे से जानते थी कि लिटिल अवनी का मूड कब बदल जाए और कब वो किसके साथ कैसे बिहेव कर दे, कुछ पता नहीं। इसलिए उन्हें बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि कई बार अवनी स्कूल में भी ऐसे बिहेव कर चुकी थी। प्रोफेसर भड़कते से बोले, मुझे इस कॉलेज में आए हुए 1 हफ्ता हुआ है, मैंने तुम्हें आज तक क्लास में नहीं देखा। क्यों तुम जैसे बिगड़े हुए बाप की औलाद हर चीज को अपनी प्रॉपर्टी समझते हो? नहीं पढ़ना तो घर जाओ। लिटिल अवनी अपनी जगह पर खड़ी हो गई और बाहर जाने लगी, पर जाते जाते उसने एक कोल्ड लुक प्रोफेसर को देते हुए कहा, उम्मीद है आज का दिन आप कभी भूलेंगे नहीं, और हाँ, मुझे आपसे ज्यादा ही आता है, इसलिए मैं कॉलेज आना जरूरी नहीं समझती। आइंदा से मुझ पर चिल्लाइएगा नहीं। इतना कहकर वो चली गई। प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल सर कुछ काम कर रहे थे। तभी लिटिल अवनी डोर खोलकर अंदर आई और सीधा उनके सामने वाली टेबल पर बैठ गई। प्रिंसिपल सर हैरानी से देखने लगे। अपनी भोला चेहरा बनाकर बोली, आपको चोट लगी थी, वह कैसा है? क्या दर्द हो रहा है? सर जो हैरान थे वह मुस्कुरा कर बोले, उसको तो कितने महीने हो गए हैं, अब मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही बच्ची? लिटिल अवनी हेड डाउन करके बोली, चिंता तो उन सर को करना चाहिए जिन्होंने मुझे डांटा। गुस्सा आने पर मैं अपने हबी को भी ना छोड़ूं, यह तो फिर भी बाहर वाले हैं। और हाँ, मुझे सोना है, मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा। इतना कहकर वह हेड डाउन करके सो गई। प्रिंसिपल सर अपनी आंखें बड़ी करके उसे ही देख रहे थे, फिर वह अपना काम करने लगे, क्योंकि लिटिल अवनी अक्सर उनके ऑफिस में आकर सो जाती थी। प्रिंसिपल सर ने अपनी फाइल रखी और धीरे से बोले, पता नहीं नीरज इस आफत को कैसे संभालता होगा। अगर मैं लिटिल अवनी को बचपन से ना जानता, मैं भी लोगों की तरह इसकी हरकतें देख शौक होता। कितना बुरा है, नीरज ने मुझे लिटिल अवनी से अजनबी की तरह बिहेव करने के लिए कहा, वरना मैं पहले ही उसे बता देता कि मैं वही बचपन वाला चॉकलेट अंकल हूँ जो उसे रोज चॉकलेट देता था। इतना कहकर वो दोबारा फाइल को पढ़ने लगे। दोपहर के 2 बजे मानव कैबिन में बैठा अपने एक हाथ से पेन को घुमा रहा था। शायद वो किसी गहरी सोच में था। उसके सामने आरव, जिम्मी और विक्की खड़े थे। विक्की मानव को देखकर बोला, बॉस यही सब सच है? डॉक्टर देसाई आपको धोखा दे रहे हैं। मैंने खुद पता किया है, उन्होंने अवनी की झूठी रिपोर्ट आपको दी थी। पहले उसकी कंडीशन भले ही ठीक ना हो, लेकिन अब वह बिल्कुल ठीक है। हमें पता करना होगा कि उन्होंने झूठ बोला। विक्की अपनी बाजू मोड़ते हुए बोला, अरे करना क्या है, उठवा लेते हैं सीधा उसे। आरव दोनों की बातें सुनकर चौंक गया। उसने उन्हें चुप कराया, फिर मानव से कहा, बॉस बात कुछ और है। मैंने पता किया है, अवनी जैसे दिख रही है इस वक्त, वो वैसे बिल्कुल नहीं है। उसकी हरकतें और बोलने का तरीका बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। बचपन से ही वो बाहर वालों के सामने ऐसे ही बिहेव करती थी, पर फैमिली के सामने हमेशा भोली भाली बन जाती थी। फिर से वैसा ही हो रहा। मेरे सोर्स के हिसाब से यंग मैडम 3 महीने पहले मिस्टर मित्तल से मिली ही नहीं थी, तो उन्होंने मैडम को कैसे ब्लैकमेल कर दिया? मैंने मिस्टर राजवंश के बारे में पता करने की कोशिश की, पर उनके बारे में भी कुछ नहीं पता चल रहा। जैसे जैसे आरव की बात मानव सुन रहा था, उसका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ रहा था। उसके मन में यही चल रहा था, आखिर अवनी ने उससे झूठ क्यों कहा? उसने पेन को इतनी जोर से पकड़ा कि पेन 2 भागों में टूट गया। यह देख विक्की, जिम्मी और आरव डर गए। मानव एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, पता करो मिस्टर मित्तल क्या करना चाहते हैं, और बेबी पर नजर रखो। हो सकता है मिस्टर मित्तल उसे नुकसान पहुंचाए। इस पर जिम्मी मुंह बनाकर बोला, उस हिटलर को कौन परेशान करेगा? वह खुद ही एक डेविल है जो अपने दुश्मनों का खून चूस कर खुद ही उन्हें भगा देगी।
मानव ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो जिम्मी का मुंह बंद हो गया। मानव विक्की को ऑर्डर देकर बोला, मुझे जाना है। आखिर बेबी मिस्टर मित्तल को कैसे जानती है, और उसे पता मत लगने देना कि मुझे उसके मेडिकल रिपोर्ट के बारे में पता चल चुका है। मैं जानना चाहता हूँ वह क्या करना चाहती है, और मिस्टर राजवंश के बारे में पता करो। बेब को उन दोनों के बारे में सब कुछ पता है जो शायद हमें भी नहीं पता। मिस्टर मित्तल और उनके साथी हम सब पर इतने महीनों से नजर रख रहे हैं, फिर भी हमें इसकी भनक तक नहीं हुई। जरूर हमारे आदमियों में से कोई उनसे मिला है, उन्हें ढूंढो। जिम्मी मानव का मजाक उड़ाते हुए बोला, हाँ हाँ बॉस, वैसे अवनी के सोर्सेस आपसे भी ज्यादा तेज है, उसको सब कुछ पता है, फिर भी आपको अभी तक कुछ भी नहीं पता। आपको नहीं लगता आपको भी उसकी गैंग में शामिल हो जाना चाहिए? आखिरकार इतनी कम उम्र में भी वो कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है। मुझे शर्म आ रही आपके साथ काम करके। सोच रहा हूँ क्यों ना मैं भी अवनी की टीम में शामिल हो आए। उसने इतना ही कहा था कि मानव ने गुस्से से एक फाइल उठाकर उसके ऊपर फेंक कर कहा, शट अप और निकलो यहाँ से। वह तीनों तुरंत केबिन से भाग गए। उनके जाने के बाद मानव अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। तभी उसे एक बार फिर से अवनी के कहे शब्द याद आए जो उसने सोम से कहा था कि वह सिर्फ उसके साथ बेड पर सोएगी और उसके करीब आएगी। यह याद आते ही एक बार फिर मानव के कान लाल हो गए। उसने धीरे से कहा, अब जब मुझे पता है तुम ठीक हो तो मुझे दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ हम एक हो जाए हमेशा के लिए। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। शायद अब मैं यह दूरी बर्दाश्त ना कर पाऊँ। अब अगर तुम रोकोगी तब भी मैं नहीं रुकूंगा। मैं चाहता हूँ आज ही हम दो जिस्म एक जान बन जाए। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगा। उसके चेहरे पर अपने आप ही चमक आ गई जैसे उसे उसकी कोई फेवरेट चीज मिलने वाली हो। कंटिन्यू आगे। कल मूड ने सवाल किया था कि अवनी ने मानव को बेकार चाय क्यों पिलाया, तो मैं बता दूं, भले ही वो मानव से प्यार करती है पर वो उसे परेशान भी है, क्योंकि उसका मानना है कि सिर्फ वही मानव को परेशान कर सकती है। रही बात ऋषि की तो उसके बारे में लिटिल अवनी ही जाने की क्या सच में उसने ऋषि को मार डाला या नैना की तरह किडनैप किया है। लेकिन अवनी पागल नहीं है जो ऋषि को जिंदा रखेगी, क्योंकि उसने खुद ऋषि को गोली मारी थी तो स्टोरी के हिसाब से वो मर चुका है। ही लिटिल अवनी की बात तो सिर्फ कुछ लोग ही है जिन्हें पता है कि अवनी ने बचपन से ही भोले चेहरे के पीछे एक डेविल को छुपा रखा है। वैसे भी कोई भोला नहीं होता, वो मानव से भी ज्यादा तेज और इंटेलिजेंट है। बस सिचुएशन ऐसी थी कि बीच में ऋषि और नैना ने अवनी का फायदा उठाना चाहा। मानव को अवनी का भोला रूप ज्यादा पसंद था, इसलिए अवनी ऐसे रहती थी। लिटिल अवनी के सोने के बाद अभी ने राज को लिटिल अवनी के पास रुकने को कहा और खुद परी के पास चला गया। अभी परी से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो सड़क पर पैदल ही भागे जा रहा। फिर जब उसे अचानक से ध्यान आया तो उसने अपनी स्पीड पर ब्रेक लगाया और कुछ से ही बोला, मैं पैदल ही क्यों भागा जा रहा हूँ? अगर मैं 2 दिन भी चलते हुए गया ना तो भी वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इतना कहकर उसने पास आ रही टैक्सी को रोका और परी से मिलने के लिए निकल गया। फार्म हाउस पहुंचकर उसने आव न देखा ताव रूम में जाकर सीधा परी के ऊपर कूद पड़ा। परी जो खुद की सेल्फी ले रही थी वह संभल नहीं पाई और अभी के साथ ही फर्श पर गिर पड़ी। अभी उसके गालों को किस करते हुए बोला, ऐसा लग रहा है जैसे 1 दिन नहीं बल्कि 1 साल से तुमसे दूर हूं मैं। परी उसे खुद से दूर करके गुस्से से बोली, अभी तुम आराम से भी तो आ सकते थे, ऐसे मेरे ऊपर कूदने की क्या जरूरत थी? देखो मुझे लग गई। अभी को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने परी को उठाते हुए माफी मांगते हुए कहा, सॉरी बेबी, मैं भूल गया था। वैसे जान तुम्हें क्या लगता है, अब हमें भी एक बेबी करना चाहिए? अभी की बात सुनकर परी का बैलेंस बिगड़ा और वह दोबारा जमीन पर गिर गई। वो चिल्लाते हुए बोली, गधे, बेवकूफ, नालायक कहीं के, कितनी जोर से लगी मेरी कमर में, और तुम्हें बच्चे की पड़ी है, ऐसे बच्चे पैदा करोगे मुझे जमीन पर गिरा के? अभी ने उसे दोबारा उठाते हुए कहा, सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। वह क्या है ना, मेरा एक दोस्त है, उसकी 2 साल की बेटी है, पर मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है। परी उसे पीटते हुए बोली, बच्चा क्या कोई सामान है जिससे मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूं और कुछ ही मिनटों में सामने हाजिर हो जाएगा? अभी खुद को बचाते हुए बोला, अरे तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, अब छोड़ो, मुझे क्यों मार रही हो? यह नहीं पति को थोड़ा सा प्यार दे दो, मारने के लिए हमेशा तैयार रहती हो, चुड़ैलों की तरह। चुड़ैल सुन के परी ने अपने दांत पीस लिए। उसने अपनी सैंडल उतारी और उसे पीटना शुरू कर दिया। गधे कहीं के, कहाँ से मैं चुड़ैल लगती हूँ? कॉलेज के लड़के मरते थे मुझ पर, मेरे आगे पीछे घूमते थे, तुम मुझे चुड़ैल कह रहे हो? नाशपाती, कॉकरोच, जमाल गोटा कहीं के, मच्छर, तालाब में रहने वाली मछली कहीं के, जान से मार दूंगी तुम्हें।
अभी ने उसे पकड़ लिया और उसे किस करते हुए बोला, सॉरी बेबी। ठीक है, अब नहीं बोलूंगा, अब तो मेरे साथ बच्चे पैदा करो। परी गुस्से से बोली, बिल्कुल नहीं, अब मैं बताती हूँ, आखिर चुड़ैल जब अपने असली रंग दिखाती है तो कैसा लगता है। इतना कहकर उसने अभी को एक और पंच मारा, फिर जाकर नीचे हॉल में पटक दिया। परी अपने कमर पर हाथ रखकर बोली, जाओ जाकर खाना बनाओ, इस चुड़ैल को भूख लगी है। और हाँ, घर के पर्दे भी साफ कर देना, फिर पूरा घर साफ करना है। और मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे नींद आ रही है, खाना बन जाए तो बता देना इस चुड़ैल को। इतना कह वो गुस्से से कर चली गई। अभी रोनी सूरत बनाकर बैठ गया, कहाँ बेचारा यहाँ आने के लिए कितना खुश था, कहाँ अब उसे नौकर वाला काम करना पड़ रहा। वही अवनी जब प्रिंसिपल ऑफिस में सोकर उठी तो भले ही उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, पर उसकी आंखों में उदासी साफ नजर आ रही थी। उसने चारों तरफ सर घुमा कर देखा, प्रिंसिपल कैबिन में कोई नहीं था। वह उठी और बाहर चली गई। ऑफिस से बाहर निकलते ही उसे रास्ते में वही इंग्लिश के प्रोफेसर मिले जिसने उसे डांटा था। अब प्रोफेसर अवनी से आंखें मिलाने में भी कतरा रहे थे। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। जैसे ही लिटिल अवनी उनके करीब आई, वह तुरंत वहां से भाग गए। यह देख लिटिल अवनी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। तभी राज उसके पास भागते हुए आया और हाफते हुए बोला, लिटिल सिस्टर जल्दी चलो, हमें घर चलना है। जीजू ने बुलाया है, मानव ने बुलाया है। यह सुनकर अवनी की आंखें छोटी हो गई। उसने बाहर जाते हुए कहा, जल्दी चलो। इतना कहकर जैसे ही वह बाहर जाने लगी, उसके सामने दो लड़कियां आकर खड़ी हो गई। उन दोनों के चेहरे पर ही घमंड साफ नजर आ रहा था। उन्होंने अपने चेहरे पर ढेर सारा मेकअप पोता था। उन दोनों को बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि लिटिल अवनी एक मासूम डरी सहमी लड़की है जिसे कोई भी आसानी से बुली कर सकता है। उसमें से एक लड़की जिसका नाम लिसा था, उसने अपने बाल झटकते हुए घमंड से कहा, ओहो लिटिल अवनी, कहाँ जा रही हो? मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो गई है। यकीन नहीं होता कि तुमने एक बुरहे से शादी कर ली। वैसे तुम खुश तो हो ना शादी से? यह बेवकूफ लड़कियां जो कुछ दिन पहले ही कॉलेज में आई है, इन्होंने अभी तक मानव को नहीं देखा, इसलिए यह मानव को बुरहा कह रही। लिटिल अवनी ने उसे इग्नोर किया तो दूसरी लड़की जिया बोली, वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने भाई से इंट्रोड्यूस करा सकती हूँ। वह तुम्हारी एज का है, तुझे बहुत खुश रखेगा, कम से कम तुम्हारे बुढ़े पति से तो बेहतर होगा। राज अपने सामने खड़ी उन दोनों लड़कियों को मुस्कुरा कर देख रहा था। उसने मन में कहा, चक चक करे जा रही है दोनों लड़कियां। काश मेरी सिस्टर को गुस्सा आ जाए और वह यही इनको कूट दे। कितना मजा आएगा दोनों बिलौटी को मार खाता देखकर। वही मानव के बॉडीगार्ड शेरा और लिली वही छुपकर सब देख रहे थे। लिली ने मुंह बनाकर कहा, यह दोनों कजरौटा लिटिल अवनी को कैसे परेशान कर रही, कुछ करना पड़ेगा। शेरा ने उसके सर पर मारते हुए कहा, ये अजीब शब्द कहाँ से लाती है तुम? वो प्यारी तो है, बस थोड़ा घमंड कई। लिली ने शेरा का सर दीवार पर डी मारा, कितना घमंड है उनमें, खूनी चुड़ैल लग रही है वो, तुम्हारा खून चूसने को बुलाऊं उन्हें। वही लिटिल अवनी मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। उसने लिली देखा और कुछ आंखों ही आंखों में इशारा करके वहां से चली गई। जब जिया और लीसा उसके पीछे जाने लगे तो लिली ने उन दोनों को बाल से पकड़ा और वॉशरूम में लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद लिली अपने हाथ झाड़ते हुए बाहर निकली और मुंह बनाकर बोली, डायन कहीं की सिर्फ जुबान ही चलती है, बाकी हाथ पैर तो सब जमे हुए हैं। वही जिया और लीसा की हालत बहुत ही खराब थी। उनके बाल बिखरे थे, होठों की लिपस्टिक फैली हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पीटा गया हो। आज मानव अपना सारा काम खत्म करके जल्दी ऑफिस से घर आ गया। वह बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। उसने अपने रूम में किसी को भी आने से मना कर दिया और पिछले 2 घंटे से अपने रूम में खुद को बंद करके पता नहीं क्या कर रहा था। नीरज जी उसके रूम की तरफ देखकर सोचते हुए बोले, आखिर मानव आज ऑफिस से जल्दी क्यों आ गया और पिछले 2 घंटे से दरवाजे बंद करके अंदर क्या कर रहा है? कहीं कोई लड़की तो नहीं लाया? इतना कहकर वह मानव के रूम की तरफ जाने लगे। इतने में ही नीता जी आ गई। उन्होंने नीरज जी के बाल पकड़कर कहा, शर्म नहीं आती मानव के बारे में ये सब बोलते हुए? वह चाहे जो करे तुमसे मतलब, और रही बात लड़की की तो वह अवनी के अलावा किसी की तरफ देखता भी नहीं समझे। चलो यहाँ से। इतना कहकर वो जबरदस्ती उन्हें घसीटते हुए ले गई। वही मानव के रूम के अंदर मानव पूरे रूम को देखते हुए खुश होकर बोला, चाहे जो हो जाए आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए गाना गाने लगा, तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पर है? कब से है? तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पर है? कब से है? वो गुनगुनाते हुए शीशे में खुद को देखकर बाल सही करने लगा। उसकी खुशी आज उसके चेहरे से नजर आ रही थी। उसने एक बार फिर पूरे रूम को देखा। हर तरफ लाल गुलाब फैले हुए थे, कैंडल लगी हुई थी, बेड पर हार्ट शेप के अंदर लव लिखा हुआ था और वही बगल
के टेबल पर प्रोटेक्शन रखा हुआ था, जिसे देखकर मानव की आंखें चमकने लगी। फिर उसने घड़ी की तरफ देखा। समय देखते ही वो गुस्से से बोला, मैंने राज से कहा था उसे जल्दी लेकर आओ, लेकिन वह है कि अभी तक आया नहीं। इतना कहकर उसने शेरा को कॉल किया। शेरा के फोन उठाते ही मानव चिल्लाया, बेबी अभी तक घर क्यों नहीं आई? बोलो, इतना समय क्यों लग रहा है? शेरा हकलाते हुए बोला, बॉस हम बस पहुंच ही गए हैं। शेरा आगे कुछ बोलना चाहता था, पर मानव ने कुछ नहीं सुना और फोन काट दिया। गुस्से से फोन को सोफे पर बहाकर बोला, सब के सब प्यार के दुश्मन बने बैठे हैं। एक बार बाबू घर आ जाए उसके बाद मैं उसे रूम से निकलने नहीं दूंगा, ना ही किसी से मिलने दूंगा। फिर वह लंबी लंबी सांसें लेकर अपने गुस्से को शांत करने लगा। मानव को इंतजार करते करते 3 घंटे बीत चुके थे, पर लिटिल अवनी अभी भी नहीं आई। समय के साथ साथ उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इस वक्त वह किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसने एक बार फिर से पूरे रूम को देखा। जितना वह रूम को देखता उसे और गुस्सा आता। उसने फिर से शेरा को कॉल किया। इस बार शेरा डरते हुए बोला, बॉस हम बस पहुंच गए हैं। मानव चीख पड़ा, पिछले 3 घंटे से तुम बस पहुंच ही रहे हो, मुझे तुमसे मतलब नहीं, मेरी बीवी मुझे चाहिए। पिछले 3 घंटे से वह क्या कर रही है? शेरा डरते हुए बोला, बॉस हम घर ही आ रहे थे, पर मैडम को मिस्टर सिंघानिया से मिलना था, इसलिए वहां चली गई। उसके बाद वह राज को रानी के पास छोड़ने गई है। अब हम सब बस वापस आ गए। मानव वार्निंग देते हुए बोला, 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर अगर बेबी रूम में नहीं आई तो तुम सबकी खैर नहीं। इतना कहकर उसने फिर से फोन काट दिया। धीरे धीरे समय निकल रहा था। अब 5 मिनट पूरे होने में केवल 10 सेकंड बाकी था। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। धराम मानव सोफे से उठने वाला ही था कि तभी दरवाजा खुला। उसकी आंखें, जो अभी गुस्से से लाल थी, अब खुशी से चमकने लगी। उसने अपनी चमकती आंखों से दरवाजे की तरफ देखा, जहां लिटिल अवनी हैरान होकर खड़ी थी। मानव भूल चुका था कि वो पिछले 3 घंटे से गुस्से से पागल हो रहा था। वह अपनी इंतेज नजरों से अवनी को देखने लगा, जैसे उसे खा ही जाएगा। मानव ने इस वक्त ब्लैक कलर का शर्ट पहना हुआ था, जिसके आगे के 3 बटन खुली हुई थी और बाल बिखरे हुए थे, जिसमें वह और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। लिटिल अवनी मानव को देखकर हैरान थी। उसने मानव कभी भी ऐसे सिड्यूसिंग लुक में नहीं देखा था। तभी लिटिल अवनी की नज़र टेबल पर रखे प्रोटेक्शन पर पड़ी, जिसे देखते ही उसकी आंखें बाहर आने को हो गई। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि मानव ने उसे कमर से पकड़कर खुद की तरफ खींच लिया और धीरे से काम में बोला, आई वांट यू नाउ कंटिन्यू। आगे जानने के लिए बने रहे। रात का समय था। सोना और कायरा अपने रूम में बैठकर अर्जुन और कुणाल का इंतजार कर रही थी। उन्हें कैसे भी करके आज सच जानना था, इसलिए उन दोनों ने ही प्लान बनाया था कि अर्जुन और कुणाल के वापस आते ही वह दोनों उन्हें शराब पिलाकर नशे में डुबो देंगी और सब सच पता कर लेंगी। पर प्रॉब्लम यह थी कि अभी तक अर्जुन और कुणाल घर आए ही नहीं थे। सोना ने घड़ी में समय देखा। रात के 9 बज रहे थे, पर अभी तक अर्जुन नहीं आया। उसने अपना माथा रगड़ते हुए कहा, यह आज आया क्यों नहीं? रोज तो 6 बजे तक आ जाता था। अगर कभी लेट होता भी था तो वह फोन करके बता देता था, पर आज क्यों नहीं आया? वही कायरा भी टेंशन में इधर उधर घूम रही थी। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। वो रूम से बाहर जाते हुए बोली, पता नहीं यह कुणाल कहाँ मर गया, कहीं कोई लड़की तो नहीं मिल गई जिसके साथ नैन मटक्का करने लगा हो, या फिर अपनी तारीफ के पुल बांधने लगा हो। सफेदी की झंकार कहीं का, जब देखो बस सफेद सफेद पहन के घुमा करता है, जैसे किसी के अंतिम संस्कार में जा रहा हो। इसे छोड़ूंगी नहीं मैं, पता नहीं कहाँ चला गया। वही कुणाल और अर्जुन, वह दोनों तो पहले ही ऑफिस से आ गए थे। उन्हें पता था उनकी बीवियां जरूर उनका इंतजार कर रही होंगी, ताकि वह हमसे सच उगलवा सके। इसी से बचने के लिए वह दोनों छुपते छुपाते एक सीक्रेट रूम में आ बैठे। उस रूम के बारे में घर के सभी लोगों को पता था, सिवाय परी, कायरा और सोना के। अर्जुन सोफे पर बैठ के अपने हाथ स्ट्रेच करते हुए बोला, यह दोनों चुड़ैल मिलकर आज तो हमारा खून ही पी जाती। अगर हम उन्हें मिल जाते तो अच्छा हुआ हम सीख रेट रूम में आ गए। कुणाल तो पहले ही बेड पर पेट पर लेट गया था। वह बेड पर गोल गोल घूमते हुए बोला, सही कहा तुमने, उन लोगों ने तो कसम खा रखी है सच जानने की, पर जब तक लिटिल अवनी नहीं चाहेगी हम कुछ नहीं बता सकते, वरना लिटिल डेविल हमारा खून चूस लेगी। इतना कहकर वो रूम को देखते हुए बोला, वैसे वो सब छोड़ो, इधर देखो ये मरा कितना सुंदर है, बिल्कुल मेरे टाइप का। अर्जुन ने घूर के कुणाल को देखा, फिर पूरे रूम को। सच में कुणाल के कपड़ों की तरह वह भी पूरा सफेद था। उसने कुणाल का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम अपने बाल सफेद क्यों नहीं करते? फिर पूरा सफेदी की झंकार लगोगे। जब देखो खाली सफेद कपड़े पहनते हो, बाल भी सफेद करा लो। यही नहीं, अपनी आंखों की पुतलियां भी सफेद करा लो।
तब लगोगे असली कुणाल खुराना। कुणाल को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से अर्जुन की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक सीक्रेट रूम का दरवाज़ा खुला। दोनों ही चौंक गए। उन्होंने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा, जहां पर विक्की और जिम्मी खड़े थे। उनके साथ में शेरा भी था। जिम्मी अपने हाथ हिलाते हुए खुश होकर बोला, हाय गाइस, कैसे हो तुम लोग? सुना है छुप कर बैठे हो यहाँ अपनी बीवियों से। शेरा अपने दांत दिखाकर बोला, वैसे मैंने देखा था वह दोनों गुस्से में इस वक्त थी। मेरा तो मन कर रहा था तुम दोनों के बारे में बता दूं, पर दया खाकर चुप रह गया। वही कुणाल और अर्जुन उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। वही मानव का रूम। मानव के इस तरह पकड़ने से अवनी घबरा गई। अवनी हकलाते हुए बोली, हाँ हब्बी क्या कर रहे हो आप? मानव के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने अवनी की कमर पर चिकोटी काटते हुए कहा, मेरी इनोसेंट बेबी, पहले तो आप हमेशा मुझे खाने को तैयार रहती थी, आज क्या हुआ? अवनी मानव को थोड़ा दूर करते हुए बोली, कुछ भी नहीं, बस भूख लगी है। मानव ने उसे अपने और करीब कर लिया और कान में जाकर साइडेक्टिव वॉइस में बोला, हाँ तो मैं भी कह रहा हूँ, मुझे भी भूख लगी है। कैसा रहेगा अगर आप मुझे खा लो और मैं आपको? इतना कहकर मानव ने उसके कान में फुली मारी, फिर हल्के से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर लिटिल अवनी उसे गुस्से से देखने लगी तो मानव उसकी नाक को किस करते हुए बोला, मुझे ऐसे मत देखो, आज तुम मुझसे बच नहीं सकती। मानव की बात सुनकर लिटिल अवनी कुछ सोचने लगी। तभी अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। वह भोली भाली लिटिल अवनी बनकर बोली, हब्बी आप क्या बोल रहे हो? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हब्बी अभी तो लिटिल अवनी को भूख लगी है, आप प्लीज उसके लिए खाने को कुछ लाओ ना। मानव मन ही मन लिटिल अवनी की एक्टिंग की तारीफ कर रहा था, पर उसने कहा कुछ नहीं। उसने लिटिल अवनी को गोद में उठाया और किचन में चला गया। लिटिल अवनी हैरान होकर मानव को देखने लगी। उसने मानव की गर्दन में हाथ डालकर पूछा, हब्बी हम कहाँ जा रहे हैं? मानव किचन में पहुंचकर बोला, हम किचन में ही आए हैं बेबी। लिटिल अवनी ने कंफ्यूज होकर पूछा, लेकिन क्यों? मानव के होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। उसने अपनी एम्ब्रोस उठाकर कहा, बेबी आपने कहा था आपको भूख लगी है, आप यहाँ खाना खाओ और मैं आपको। इतना कहकर उसने अपनी एक आंख विंक कर दिया। लिटिल अवनी अपना मुंह फुलाकर उसे देखने लगी। मानव ने उसे स्लैब पर बैठाया और उसके लिए खाना निकालने लगा। लिटिल अवनी तो वहां से बचकर भागने का मौका ढूंढ रही थी। वह तुरंत वहां से खिसकने लगी। मानव ने यह देख लिया। उसने एक हाथ से खाने की प्लेट पकड़ी और दूसरे हाथ से लिटिल अवनी की कमर। मानव ने अपनी आंखें छोटी करके पूछा, खाना नहीं खाना? लिटिल अवनी दांत दिखाकर बोली, लगी है ना भूख, पर पहले रूम में जाना है। माना अपनी एक आंख विंक करके बोला, मुझे पता है आप इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो। रूम में चलकर हम वो सब कुछ करेंगे और मैं आपको सेटिस्फाइड भी करूंगा, पर पहले अच्छे से खा तो लो। अब लिटिल अवनीक या बताएं उसे कोई भूख नहीं लगी। वह तो ऑलरेडी मिस्टर सिंघानिया के यहाँ से खाकर आई थी। यह बात मानव को भी अच्छे से पता थी। वह बस लिटिल अवनी को परेशान कर रहा था। उसने खाने का एक बाइट लिया और अवनी के मुंह में डाल दिया। अवनी उस बाइट को चबा पाती उससे पहले ही मानव ने अपने होंठ उसके होंठों से जोड़ दिया। हैरानी से लिटिल अवनी की आंखें फैल गई। मानव ने कसके उसे पकड़ लिया और उसे किस करने लगा। गिरने के डर से लिटिल अवनी ने अपने पैर उसके कमर पर लपेट लिए और अपने हाथ उसके गर्दन पर। 10 मिनट किस करने के बाद मानव उसे वैसे ही उठाकर रूम की तरफ पड़ने लगा, पर उसने इस बीच किस को ब्रेक नहीं किया। लिटिल अवनी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी सारी कोशिशें बेकार थी। जितना वो मानव को दूर करती, मानव उसे खुद से और चिपका लेता। मानव उसे बहुत ही पैशनेट किस कर रहा था। उसने अपना एक हाथ अवनी के ड्रेस के अंदर डाल दिया और उसके कमर को सहलाने लगा। रूम में पहुंचते ही मानव ने उसे किस करना बंद किया। अवनी ने लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा, हब्बी नहाना है? मानस कैजुअली बोला, हाँ चलो मैं नहलाता हूँ ना। लिटिल अवनी हैरान हो गई। वह तो बचने के लिए बोल रही थी, उसे क्या पता था मानव भी उसके साथ वॉशरूम में घुस जाएगा। वॉशरूम में पहुंचकर मानव ने शावर ऑन किया और लिटिल अवनी के साथ खड़ा हो गया। लिटिल अवनी कुछ बोलती उससे पहले ही मानव ने फिर से उसे किस कर लिया, लेकिन लिटिल अवनी अपनी जगह पर किसी स्टेचू तरह खड़ी थी। वह मानव के किस का रिप्लाई भी नहीं कर रही थी। यह देख मानव को हल्का गुस्सा आ गया। उसने जोर से लिटिल अवनी की कमर पर चिकोटी काट ली। आह! लिटिल अवनी गुस्से से मानव को देखने लगी, पर मानव को आज कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि आज वह उसे नहीं छोड़ने वाला था। मानव ने मन ही मन सोच लिया था कि लिटिल अवनी ने आज तक उससे जितने भी झूठ बोले हैं, उन सबका बदला वह आज निकालेगा। देखते ही देखते मानव ने अपनी शर्ट उतार के फर्श पर फेंक दिया और लिटिल अवनी को इंटेंस नजरों से देखने लगा। लिटिल अवनी कुछ समझती उससे पहले ही मानव ने उसकी ड्रेस की जिप खोल दी
और उसे कंधे से नीचे कर दिया। लिटिल अवनी ब्लैंक होकर मानव को देख रही थी और मानव उसके नेक पर किस कर रहा था। लिटिल अवनी अभी भी किस का रिप्लाई नहीं कर रही थी। यह देख मानव ने उसके गर्दन पर अपने दांत गरा दिए। आह, दर्द से लिटिल अवनी कराह उठी। देखते ही देखते मानव ने उसकी ड्रेस निकालकर फर्श पर फेंक दिया और मुस्कुराकर अवनी को देखने लगा। मानव की आंखें तारों की तरह चमक रही थी। मानव की मुस्कुराहट देखकर लिटिल अवनी अंदर से घबराने लगी। उसने मन में कहा, भले ही मुझे रोमांस पसंद है, लेकिन आज मुझे इसी रोमांस डर लग रहा। हब्बी को तो देखो जैसे मुझे खा ही जाएंगे। कैसे रोकूं इन्हें, कैसे रोके। आइडिया। लिटिल अवनी मन ही मन खुश होकर मानव से बोली, हब्बी आपको तो पता है ना लिटिल अवनी प्रेग्नेंट है। आपने कहा था उसे आराम करना चाहिए, चलिए चलकर आराम करते हैं। मानव उसके बहाने को अच्छे से समझ रहा था, इसलिए वो पूरी तैयारी से आया था। उसने लिटिल अवनी को ऊपर से नीचे तक इंतेज नजरों से देखते हुए जवाब दिया, बेबी मैंने डॉक्टर से पूछ लिया है, सब नॉर्मल है और हम यह सब कर सकते हैं। अवनी रोनी सूरत बनाकर मानव से बोली, डॉक्टर अंकल ने कहा था मेरी तबीयत सही नहीं है। वही मानव को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो ब्रा के ऊपर से ही अवनी के सीने को सहलाते हुए बोला, कोई बात नहीं, रात भर आपकी सारी तबीयत ठीक कर दूंगा। लिटिल अवनी को बचने का कोई तरीका ही नजर नहीं आ रहा था। वह सोच रही थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि मानव ने उसके ब्रा को निकालकर जमीन पर फेंक दिया। लिटिल अवनी ने अपने दोनों हाथों से खुद को ढक लिया। यह देख मानव हंसने लगा। उसने अपने जीभ को होठों पर फिहराते हुए कहा, अभी तो पूरी रात बाकी है, कब तक खुद को छुपाओगी ऐसे ही, और वैसे भी मैंने तो पहले ही सब देखा है। इतना कहकर वह और भी ज्यादा मुस्कुराने लगा। लिटिल अवनी भले खुद को छुपा रही थी, पर उसे शर्म बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। उसने अपने दोनों हाथ नीचे किए और मानव को देखकर गुस्से बोली, मैं शर्म नहीं आती जो मैं खुद को छुपाऊंगी। छुपाना तो आपको पड़ेगा खुद को। आज रात मैं आपको कच्चा खाऊंगी, फिर आपकी कभी हिम्मत नहीं होगी मेरे सामने ऐसा कहने की। मानव अभी भी मुस्कुराकर लिटिल अवनी को देख रहा था, जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। उसने अवनी के बाल पकड़े और खुद के करीब करके उसे फिर से किस करने लगा। उसका एक हाथ अवनी के बालों पर था और दूसरा उसके पूरे बॉडी पर घूम रहा था। मानव ने अवनी को दीवार से सटा दिया। उसने अपने एक हाथ से अवनी के ब्रेस्ट को सहलाया और फिर उसके ब्रेस्ट को शक करने लगा। उसके हाथ धीरे धीरे नीचे बढ़ रहे थे। अवनी ने कसके अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर ऐसे ही शक और वाइट करने के बाद मानव यूजर अलग होकर अवनी को देखने लगा। अवनी के ब्रेस्ट पूरी तरह से लाल हो गए। यह देख मानव को खुद पर ही गर्म होने लगा। वह अवनी के थाई को धीरे धीरे सहलाने लगा। इसके आगे वो बढ़ता तभी वॉशरूम का दरवाजा किसी ने खटखटाया, जिसे सुन मानव गुस्से से दरवाजे की तरफ देखने लगा। दरवाजे के बाहर नीरज जी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मानव बाहर आओ, कितनी देर से तुम मेरी बेटी के साथ अंदर हो, तुम क्या कर रहे हो। मानव को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोच लिया था चाहे जो हो जाए वो दरवाजा नहीं खोलेगा जब तक उसका रोमांस पूरा नहीं होगा। नीरज जी के इस तरह चिल्लाने और दरवाजा खटखटाने से मानव को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। एक तो इतने वक्त बाद उसे अपनी बीवी के साथ रोमांस करने का मौका मिल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उसके ससुर जी कबाब में हड्डी बन रहे थे। मानव ने उन्हें इग्नोर किया और लिटिल अवनी को फिर से किस करने लगा। वही 10 मिनट तक नीरज जी को जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो अपना पैर पटकते हुए रूप से बाहर चले गए। वही मानव को यह एहसास हो गया था कि उसके ससुर जी शायद रूम से बाहर चले गए। ये एहसास होते ही उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने लिटिल अवनी को टॉवल में लपेटा और उसे लेकर रूम में आ गया। उसने सबसे पहले लिटिल अवनी को बेड पर लिटाया और रूम का डोर अंदर से लॉक करके उसके पास आ गया। अवनी अभी भी बेशर्म की तरह मानव को घूर रही थी। मानव बेड पर पहुंचता उससे पहले ही लिटिल अवनी ने अपनी टावर उतार के जमीन पर फेंक दिया और मानव को बेड पर गिराकर उसके ऊपर आ गई। मानव की आंखों में देखकर वो शैतानी हंसी हंसकर बोली, मुझे उम्मीद है कल आप पछताएंगे नहीं। मानव उसकी कमर को पकड़कर बोला, यह तो वक्त ही बताएगा मैं पछताता हूँ या नहीं। खैर अभी हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। इतना कहकर उसने अवनी को किस करना स्टार्ट कर दिया। लिटिल अवनी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने मानव को धक्का देकर खुद से अलग किया और उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई। मानव कुछ समझता उससे पहले ही उसने मानव की गर्दन पर जोर से काट लिया। आह, दर्द के कारण मानव की हल्की चीख निकल गई। उसके बाद अवनी धीरे धीरे मानव को किस करने लगी। कहाँ मानव अवनी के साथ रोमांस करने वाला था, कहाँ अवनी उस पर भारी पड़ रही थी। अवनी एक जंगली जानवर की तरह मानव पर टूट पड़ी। वक्त के साथ साथ वह और भी वाइल्ड हो रही थी। मानव ये देखकर हैरान था कि उसकी बीवी उस पर ही भारी पड़ रही। उसने अवनी को खुद से अलग करने की कोशिश की,
पर वह नाकाम था। लिटिल अवनी ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और खतरनाक स्माइल करके बोली, अब आप मुझसे बच नहीं सकते। उसकी बात सुनकर मानव चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने हल्का मुस्कुराकर कहा, मैं भी तो देखूं इस छोटी सी जानवर में कितना दम है। इतना कहकर वो हंसने लगा। अब तो बात अवनी की इज्जत आ गई थी। उसने आंखें छोटी कर कहा, वो तो पता चल ही जाएगा कि इस छोटी सी जानवर में कितना दम है। जितना भी है आपको हराने के लिए तो काफी है। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगी और फिर मानव के नेक, सीने पर और फिर होठों पर किस करने लगी। मानव ने उसको खुद से चिपका लिया और डीप किस करने लगा। 20 मिनट बाद मानव उठा, अपने सारे कपड़े निकालकर टेबल पर रखे प्रोटेक्शन को उठाकर उसे खोलने लगा। अवनी ने प्रोडक्शन को अपने हाथ से उठाकर जमीन पर फेंक दिया और मानव का मजाक उड़ाते हुए बोली, क्या आपको यह सब की जरूरत है? लगता है आपको डर लग रहा है बिना इसके कुछ भी करने से। मानव की आंखें छोटी हो गई। वो लिटिल अवनी के ऊपर आकर दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ मुझे डर लगता है या नहीं। इतना कहकर उसने लाइट बंद कर दी और उसके ऊपर आ गया। उसने अपने एक हाथ को अवनी के थाइस पर रख दिया और धीरे धीरे ऊपर जाने लगा और साथ में किस भी कर रहा था। मानव के किस रीप और वाइल्ड हो गई। धीरे धीरे वो नीचे बढ़ रहा था। आधे घंटे बाद किस करने के बाद वह हफ्ते हुए बोला, बेबी बस थोड़ा सा दर्द होगा क्या? मैं आगे आगे वो क्या बोलना चाहता था अवनी समझ गई। वो भी चाहती थी को मानव उसके करीब आए, इसलिए उसने अपनी पलकें झपका दिया। यह देख मानव बिना वक्त दवाए उसके साथ संबंध बनाने लगा। पूरे रूम में केवल अवनी की सिसकियां सुनाई दे रही थी जिसे सुन मानव और भी ज्यादा वाइल्ड हो रहा था। लगभग 4 घंटे बाद यह सिलसिला चलता रहा। फिर दोनों थक कर सो गए। वही नीरज जी दरवाजे के बाहर किसी जासूस की तरह अपना कान लगाकर अंदर सुनने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है, पर रूम साउंड प्रूफ होने के कारण कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। रात के 3 बजे भी वो वहीं पर खड़े रहे, फिर थका का हार कर जमीन पर बैठकर सो गए। अगली सुबह मित्तल हाउस में कोहराम मचा हुआ था। सोम ने पूरा घर सर पर उठा रखा था। उसके सामने ही विनय, विनी के मॉम डैड, मिस्टर मित्तल, उनकी वाइफ और मित्तल फैमिली के हेड खड़े हुए थे। सोम चिल्लाते हुए बोला, समझ नहीं आ रहा मुझे कि आप सब मेरी शादी विनी से करा रहे हैं या नहीं। विनी के डैड पीयूष जी थोड़े गुस्से से बोले, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें दिख नहीं रहा विनी की शादी हो चुकी है? विनय शांति से बोला, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। विनी मेरी वाइफ है और कोई भी उसे मुझसे छीनने की कोशिश करेगा मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। मिस्टर मित्तल विनय को डांटते हुए बोले, विनय यह क्या तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का? सोम तुम्हारा भाई लगता है? विनय तंज कसते हुए बोला, सही कहा, वह मेरा भाई लगता है, पर भाई है तो नहीं ना। पता नहीं आप इसे कहाँ से उठा कर लाए हैं। ओ सॉरी ये तो मॉम के दोस्त का बेटा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मॉम की दोस्त के साथ साथ ये आपका भी नाजायज बेटा हो? विनय की बात सुनते ही मिस्टर मित्तल ने उस पर हाथ उठा दिया, पर उनका हाथ विनय के गालों तक पहुंचता उससे पहले ही विनी के डैड पीयूष जी ने उनका हाथ पकड़कर झटक दिया और गुस्से से बोले, अपने गुस्से को संभालो मित्तल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही सामने मेरे दामाद पर हाथ उठाने की? मिस्टर मित्तल पीयूष जी की इस हरकत पर हैरान होकर बोले, तुम यह क्या कह रहे हो पीयूष? हम दोस्त हैं, हमने खुद सोम और विनी की शादी तय की थी, अब तुम क्यों उसकी शादी सोम नहीं करा रहे? पीयूष जी सख्त भाव से बोले, मैं यह सब इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे लगा था मेरी बेटी खुश रहेगी, पर उसकी खुशी विनय में है। और वैसे भी मैंने मेरी बेटी की शादी मितली खानदान के बेटे से तय की थी। मैंने यह कभी नहीं कहा कि उसकी शादी सोम से होगी, और देखो मेरी बेटी ने मित्तल खानदान के बेटे से ही शादी की है। विनी की माँ पिया जी आगे आते हुए बोली, इन्होंने सही कहा, और वैसे भी अच्छा हुआ सोम के साथ विनी की शादी नहीं हुई, वरना हमारा वादा टूट जाता, क्योंकि सोम तो इस खानदान का है ही नहीं। मेरी बेटी ने बिल्कुल सही लड़के से शादी की है। अपने मॉम डैड को अपना साथ देता देख विनी बहुत खुश थी। उसने कस के विनय का हाथ पकड़ लिया। विनय डेविल स्माइल करके सोम, मिस्टर मित्तल और अपने दादाजी को देख रहा था। तभी उसके दादाजी पीयूसी पर चिल्लाते हुए बोले, तुम यह क्या कह रहे हो पीयूष? विनय सोम के आगे कुछ भी नहीं है। विनय एक छोटा मोटा असिस्टेंट है और सोम मित्तल खानदान का वारिस के साथ साथ मित्तल कॉरपोरेशन का सीईओ भी है। विनय अचानक ही बोला, मित्तल खानदान का वारिस और मित्तल कॉरपोरेशन का सीईओ। इतना कहकर वह हंसने लगा। हंसते हंसते उसकी पेट में दर्द होने लगा। सब खड़े विनय को देख रहे थे, जो किसी पागल की तरह हंस रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हंस क्यों रहा है। मिस्टर मित्तल उसे डांटते हुए बोले, यह क्या हरकत है विनय? विनय अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप क्या सच में इतने बेवकूफ़ है? क्या आप भूल गए वकील ने क्या कहा था कि अगर आपने लिटिल अवनी को मारने की कोशिश की तो डेफिनेटली आपकी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी? और मित्तल कॉरपोरेशन भी क्या भूल गए?
आपने उसे मारने की कोशिश की थी तो उस हिसाब से अब यह सब कुछ तो अवनी का हुआ। मैं अच्छे से जानता हूँ अवनी को, वह अपनी चीजों को छूना तो क्या किसी को देखने भी नहीं देती। सब अपनी आंखें फाड़े विनय को देख रहे थे और फिर मिस्टर मित्तल को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उन्होंने अपने डैड यानी भानु जी से कहा, इसकी बातों पर मत जाइए, भला किसी को मारने से कैसे उसकी प्रॉपर्टी किसी के नाम हो जाती है। विनय तपाक से बोला, पर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मिस्टर मित्तल उसे चुप कराते हुए बोले, वो सब धोखा था, वही सोम को किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं था। उसको बस प्रॉपर्टी, अवनी और विनी की प्रॉपर्टी चाहिए थी। जैसे ही उसे पता चला सब कुछ अवनी के नाम हो गया, अचानक उसकी आंखें चमक उठी। सोम ने मन में कहा, लगता है भगवान जी भी चाहते हैं कि अवनी मेरे पास आए। अगर वह मेरे पास आएगी तो उसके साथ साथ सारी प्रॉपर्टी भी मेरी, बस मुझे विनी पर ध्यान देना है। यह सब सोचते ही वह मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। उसे इस तरह भागते देख विनय ने उसे इग्नोर किया और विनी का हाथ पकड़ के बाहर जाते हुए बोला, स्वीट हार्ट, चलो मैं तुम्हें डेट पर ले चलता हूँ। मिस्टर मित्तल बोले, विनय तुम एक मामूली से असिस्टेंट हो, तुम विनी को कभी खुश नहीं रख पाओगे। विनी ने मिस्टर मित्तल को ऐसे देखा जैसे पागल को देख रही हो। जहाँ तक उसे पता है विनय कोई मामूली असिस्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ और भी कई खतरनाक काम करता है जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। उन दोनों ने उन्हें इग्नोर किया और बाहर चले गए। वही मानव का रूम। अवनी कसमसाते हुए उठी। आंखें खोलते ही सबसे पहला चेहरा उसने मानव का देखा, जो बेड पर टेक लगाकर उसको ही देख रहा था। अवनी थोड़ा गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है, हटाई अपने हाथ को। मानव ने उसकी एक नहीं सुनी और दोबारा अपने हाथ को उसके ब्रेस्ट पर रख दिया और जोर से दबा दिया। आह, अवनी को थोड़ा दर्द हुआ। वह चिल्लाते हुए गोली, 5 सेकंड दे रही हूँ, अगर 5 सेकंड में नहीं हटाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मानव ने उसकी बातों को इग्नोर किया और फिर से उसे देखने लगा। यह देख अवनी चिढ़ गई। मानव ने रात से ही अपना एक हाथ अवनी के सीने पर रखा हुआ था, जिसके कारण अवनी को दर्द हो रहा था। अवनी मानव के करीब गई और उसे प्यार से देखने लगी। फिर अचानक ही पीछे रखे पानी भरा जग उठाया और पूरा पानी मानव के ऊपर डाल दिया। मानव को इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गया और नाराजगी से अवनी को देखने लगा। लिटिल अवनी डेविल स्माइल करते हुए बोली, मैंने कहा था लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब आपका रोमांस उतरा या अभी भी बाकी है? अवनी ने ध्यान नहीं दिया कि चद्दर उसके ऊपर से गिर गया और मानव उसकी पूरी बॉडी को इंटेंशन नजरों से देख रहा था। जब अवनी ने ध्यान दिया मानव उसे देख रहा तो उसने अपनी गर्दन नीचे करके देगा और झट से खुद को चद्दर में छुपाते हुए है बोली, बेशर्म मुझे दर्द हो रहा है। मानव भी उसी अंदाज में बोला, मुझे भी दर्द हो रहा है, देखो कैसे जंगली बिल्ली की तरह रात भर मुझे काटा है। इतना कहकर मानव ने अपने नेक सीने की तरफ इशारा किया जहां पर लिटिल अवनी के दांत और नाखून के निशान थे। लिटिल अवनी यह देख अचानक हंसने लगी और बोली, बहुत अच्छा हुआ, मुझे परेशान करने के बारे में आपने सोचा था ना, देखा रात भर मैंने कैसे आपको परेशान किया। आई एम प्राउड ऑफ मी। अवनी की बात सुन मानव सोचने लगा, रात को भले ही मानव उस पर हावी था, पर वक्त बीतने के साथ साथ अवनी उस पर हावी हो गई थी। मानव ने तुरंत अवनी को पकड़ के खुद के नीचे दबाते हुए कहा, बड़ी हंसी आ रही है ना, अब मैं भी हंसूंगा। वह सब करने के बाद इस बार मैं हावी रहूंगा, देखना। इतना कहकर वह उसे किस करने लगा। अवनी उसे खुद से दूर करने लगी पर मानव ने अवनी की नहीं सुनी। अचानक अवनी की चीख निकल गई, आह, क्योंकि मानव अचानक ही उसके अंदर समा गया। अवनी ने कस के मानव के बाल पकड़ लिया। वही सुबह के 9 बज गए हैं पर वह दोनों रूम से बाहर नहीं निकले। सभी घरवाले अपना काम धंधा छोड़ के मानव के रूम के बाहर खड़े थे, सब कुछ सोच रहे थे। यहाँ पर अर्जुन और कुणाल नहीं थे, वरना उनकी बीवी अभी उन्हें छोड़ती नहीं। कंटिन्यू। सभी परिवार वाले मानव के रूम के सामने खड़े थे। नीरज जी अपनी कमर पर हाथ रखे के दरवाजे को घूरते हुए बोले, आखिर यह मेरा आलसी दामाद मेरी बेटी के साथ रूम में इतनी देर से क्यों बंद है? क्या इसे कोई काम धंधा नहीं है? क्या इसे ऑफिस नहीं जाना? अरे कुछ कमाएगा नहीं तो मेरी बेटी उड़ाएगी कैसे? सोना उन्हें समझाते हो बोली, डैड शांत हो जाइए, हो सकता है वह लोग सो रहे हो, वैसे भी भाई कितना काम करते हैं, थक गए होंगे। कायरा भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ डैड, कभी कभी तो भाई लेट से भी आते हैं। नीरज जी मुंह बनाकर बोले, हाँ हाँ, ज्यादा उस घर जमाई की तारीफ मत करो, मेरे घर में रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, वाह कितना पैसा उसके पास है, फिर भी मेरे घर में डेरा जमा लिया। नीता जी अपनी आंख छोटी करके उन्हें देखने लगी, फिर दांत पीस कर बोली, अपना मुंह बंद रखो, खबरदार जो मेरे मानव के बारे में कुछ बोला तो दांत तोड़ के हाथ में रख दूंगी। नीरज जी ने
बरबराते हुए दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी। सब के सब मेरे दुश्मन है। उस आलसी दामाद ने पता नहीं सब पर क्या जादू कर दिया। आदि अपना सर खुजाते हुए सबको देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था सब कर क्या रहे हैं। मगर जब उसने नीरज जी की बात सुनी तो अपनी आंखों में चमक लिए दरवाज़ा खटखटाते हुए चिल्लाया, फूफू डैडी, क्या सच में आपके पास जादू है? आप मुझे भी दिखाओ ना। दादू कह रहे हैं कि आपके पास जादू है और आपने सबको अपने वश में कर लिया। आदि की बात सुनकर नीरज जी हड़बड़ा गए। उन्होंने अपने दिल पर हाथ रखकर आदि से कहा, बेटा ऐसे मत बोलो वरना तुम्हारा फूफू डैडी पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। वैसे भी वो एक नंबर का हार्टलेस इंसान है। वही रूम के अंदर नीरज जी ने इतनी जोर से दरवाजे पर लात मारी थी कि मानव हड़बड़ा गया। वह दरवाजे की तरफ देखकर गुस्से से दांत पीसकर बोला, पता नहीं वह कौन सा जन्म होगा जिसमें ससुर जी मुझे चैन से कुछ करने देंगे। पहले जब नहीं करता था तब भी परेशान करते थे, अब जब कुछ कर रहा हूं तब भी चैन से नहीं बैठते है। जैसे ही अवनी ने मानव की बात सुनी, उसने गुस्से से टेबल पर रखा ग्लास उठाया जिसमें थोड़ा सा पानी था और पूरा पानी मानव के ऊपर फेंक दिया। मानव हैरानी से उसे देखकर बोला, अब यह क्या है? लिटिल अवनी गुस्से से बोली, खबरदार, अगर मेरे डैडी को कुछ बोला तो वह सबसे अच्छे है, वह मेरे क्राइम पार्टनर है। मानव ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ वह तो पता ही है। अवनी एक्सप्रेशन लेस चेहरे से बोली, अगर पता है तो अपना मुंह बंद रखिए, ज्यादा बोलने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। बेहतर होगा आप मुझसे डर कर रहे हैं। प्यार करती हूँ इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे सर पर चढ़ेंगे। मानव मुंह खोले लिटिल अवनी को देख रहा था। वह अंदर ही अंदर रोना चाहता था। मानव थोड़ा नाराजगी से बोला, बेबी मुझसे ऐसे बात मत करो, मुझे बुरा लग रहा है। आप पहले ही सही थी, बिल्कुल भोली भाली, आप मुझे कभी डराती नहीं थी, लेकिन अब तो आप बदल गए हो। लिटिल अवनी थोड़ा मुस्कुरा कर बोली, थोड़ा नहीं पूरा बदल गई हूँ बेबी, और अब यह बदलाव ऐसे ही रहेगा। आपको तो कुछ भी दिख नहीं रहा कि हमारे आसपास कैसे कैसे लोग हैं, पर मुझे सब दिख रहा। मानव अपनी आईब्रो उठाकर उसे देखने लगा। लिटिल अवनी उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, आज दोपहर को आपकी मीटिंग मिसेज गुप्ता के साथ है। खबरदार अगर आपने उसे अपनी नजरें उठाकर भी देखा तो याद रखना, ना मैं आपको छोड़ूंगी ना उस लड़की को। और हाँ, हो सकता है आपके सो कॉल्ड डैडी भी कंपनी आए, खबरदार उनसे मिले तो याद रखना आपके हाथ पैर तोड़ के नदी में बहा दूंगी, उसके बाद खुद भी मर जाऊंगी। इतना कहकर अवनी वॉशरूम में चली गई। मानव डरते हुए उसे देखता रहा। उसने मन में सोचा, जेड अजीब जबरदस्ती है, क्या दिन आ गए हैं, अब यह मुझे धमकी भी दे रही है, पता नहीं आगे मेरा क्या होगा। फिर अचानक मानव के दिमाग में कुछ आया। वह हड़बड़ा कर बोला, बेबी को कैसे पता चला कि मेरी आज किसके साथ मीटिंग है? तभी उसके दिमाग में एक नाम आया, ये आरव। मानव गुस्से से बड़बड़ाते हुए बाथरूम में घुस गया। इस इंसान को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, यह मेरा पीए है, पर सारी खबर किसी और को देता है। वही मिस्टर राजवंश एक होटल के रूम में सोफे पर आराम से बैठे थे। उनके सामने मिस्टर मित्तल खड़े हुए थे। मिस्टर राजवंश सिगार पीते हुए बोले, उस लड़की का कुछ करना पड़ेगा, बड़ी तेज है। मिस्टर मित्तल घबराते हुए बोले, ये क्या तुम बोल रहे हो? वह कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। मानव सिंह राजवंशी के दिल पर राज करने वाली क्वीन है और सिंह परिवार की राजकुमारी। मिस्टर राजवंश धुआं उड़ाते हुए अचानक अपने पैरों पर खड़े हो गए। वो चलते हुए व्हील चेयर के पास गए और बैठकर मुस्कुराते हुए बोले, वह बस एक छोटी सी लड़की है, उसका हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। उसे हम वक्त आने पर मानव के खिलाफ इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आज ही इस लड़की से मिलो। मिस्टर मित्तल परेशान होकर बोले, यह सब इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। मुझे तो उस लड़की से डर लग रहा है, ऐसा लगता है उसके अंदर कई राज है जिनके बारे में शायद मानव को भी नहीं पता। उनकी बात सुनकर मिस्टर राजवंश के चेहरे पर भी सिकन आ गई। उन्हें वह पार्टी वाली रात याद आ गई। फिर कुछ सोचते हुए अचानक ही बोल पड़े, अच्छा सुनो, आज तक हमने अपने इतने आदमियों को मानव को मारने के लिए भेजा, आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। हमारे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मानव को तो इस बारे में पता भी नहीं है, तो क्या हो सकता है यह उस लड़की का काम हो? उनकी बात सुनकर मिस्टर मित्तल की आंखें बड़ी हो गई। उनके अंदर एक डर ने जगह ले ली थी। उन्हें अभी भी याद है उनके बॉडीगार्ड को जिसने भी मारा था, बहुत ही बुरी तरह मारा था। उन्होंने डरते हुए कहा, तुम्हें तो बस प्रॉपर्टी चाहिए, मानव को अंदर से तोड़ दो और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके सब कुछ अपने नाम कर लो, पर तुम उसे मारना क्यों चाहते हो? अगर अवनी को पता चल गया तो? मिस्टर राजवंश सिगार पीते हुए बोले, तुम नहीं समझोगे, उसके बाप से मेरी काफी पुरानी दुश्मनी है। भले ही मेरा चेहरा उसके बाप की तरह हो, पर मुझे उसके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
मुझे बस वो चाहिए जो मैं चाहता हूँ। इतना कहकर वो डरावनी हंसी हंसने लगे। वही लिटिल अवनी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर बाल झाड़ रही थी। अचानक ही वह मुस्कुराने लगी। उसकी आंखें डार्क हो गई। उसने अपना ब्लूटूथ कान से निकालते हुए डरावनी आवाज में कहा, इतनी भी क्या जल्दी है सबको, बस कैसे भी करके हब्बी को उनसे मिलने से रोकना है मुझे, बाकी सब तो मैं संभाल लूंगी। अगर हब्बी के अंदर का बेटा जाकर गया तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इतना सोचकर वो ब्लूटूथ को देखने लगी। तभी मानव तैयार होकर वॉशरूम से बाहर निकला। उसे देखकर अवनी की मुट्ठी कस गई। पता नहीं क्यों, लेकिन वह नहीं चाहती थी मानव इतना सज धज कर ऑफिस जाए ताकि वहां की लड़कियां उसे देखें। मानव को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अवनी ने मन में कहा, पता नहीं क्यों पर पिछले 2 दिनों से मैं कुछ ज्यादा ही पसेसिव हो रही हूँ। पर जो भी हो, मैं हम दोनों के बीच किसी को नहीं आने दूंगी, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं, फिर चाहे कोई इसे मेरा पागलपन कहे या कुछ और। अवनी सोच ही रही थी कि मानव अपने बाल सेट करते हुए उससे बोला, क्या हुआ? अवनी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो मानव बेचारा सा मुंह बनाकर उसे देखने लगा। अवनी उठी और मानव के सारे बाल बिगाड़ दिया और जलन के मारे चिल्लाते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है इतना सज धज के जाने की, मैं नहीं चाहती कोई भी आपको ऐसे देखें। याद रखिएगा, आप सिर्फ मेरे हैं और मेरे साथ रात बिताने के बाद आपके दिलो दिमाग में सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए। मानव अपनी आंखें छोटी करके बोला, मैं तो रोज ऐसे ही जाता हूँ, आप कुछ ज्यादा ही मुझे लेकर पॉजिटिव नहीं हो रही हो, और मैं आपके अलावा वैसे भी कुछ नहीं सोचता। अवनी थोड़ा कठोर आवाज में बोली, क्या आपको कोई दिक्कत हो रही है? और हाँ, मेरी बात याद रखिएगा, कोई भी लड़की मतलब कोई भी आसपास भटकनी नहीं चाहिए। अगर मुझे खबर मिली तो याद रखिएगा क्या होगा। मानव ने अपना मुंह बनाया और लिटिल अवनी के पेट को सहलाने लगा। मानव चिंता करते हुए बोला, मेरे होने वाले जानू, और अपना ध्यान रखना। लिटिल अवनी अपनी गर्दन हिलाकर बाहर चली गई। उसके जाते ही मानव का चेहरा डार्क हो गया। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। उसने अपने बाल सही किया और वह भी बाहर चला गया। ऑफिस पहुंचते ही मानव सीधा अपने केबिन में जाने लगा। तभी वह एक फीमेल एम्प्लॉय से टकराते टकराते बचा। आरव तुरंत मानव और उस लड़की के बीच आ गया और मानव को खींचते हुए उसके कैबिन ले गया। मानव गुस्से से उसे एक मुक्का मारते हुए दांत पीसकर बोला, क्या तुम्हारे अंदर से मेरा डर खत्म हो गया है जो तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो? एक पल के लिए तो मानव के गुस्से से आरव डर गया, पर जैसे ही उसे लिटिल अवनी का ख्याल आया, उसका घमंड उसके सर पर चढ़कर बोलने लगा। उसने अपनी आंखें छोटी करके मानव को धमकी देते हुए कहा, बॉस, अगर आपने मुझे डांटा तो मैं अवनी को बता दूंगा कि अभी आपने उस लड़की को छुआ। मानव गुस्से से उसे देखने लगा तो आरव आगे बोला, अवनी ने मुझे आप पर नजर रखने को कहा है, याद रखिएगा दोपहर में मिसेस गुप्ता के साथ मीटिंग है। इतना कहकर वो तुरंत भाग गया। मानव ने गुस्से से दीवार पर अपना हाथ मारकर कहा, शायद इन सब के अंदर से मेरा डर खत्म हो चुका है। इन्हें बताना पड़ेगा आखिर मानव सिंह राजवंश है कौन। लोग मुझे ऐसे ही डेविल नहीं बुलाते हैं। इतना कहकर वह गुस्से से दरवाजे की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। अचानक ही उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वही कॉलेज पहुंचते ही अवनी को आरव का फोन आया। जो कुछ भी ऑफिस में हुआ था उसने सब कुछ अवनी को बता दिया। अवनी अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से पूरे कॉलेज को स्कैन करते हुए आरव की बात सुन रही थी। अचानक से उसके भाव सख्त हो गए। उसने आरव की आगे की बात सुने बिना ही फोन कट कर दिया और अपने सामने खड़े मिस्टर मित्तल को देखने लगी। मिस्टर मित्तल उससे बोले, तुम्हें नहीं लगता हमें आपस में बैठकर बात करनी चाहिए? इतना कहकर वह कॉलेज के बाहर की तरफ जाने लगे। अवनी भी बिना कुछ बोले उनके पीछे चली गई। कुछ देर बाद वह लोग एक कार के अंदर थे। मिस्टर मित्तल और मिस्टर राजवंश दोनों हो अवनी के सामने बैठे थे और अवनी बिना किसी भाव के उन्हें देख रही थी। पिछले 10 मिनट से वह बस चुपचाप उन दोनों को ही घूर रही थी। यह देख मिस्टर राजवंश चिढ़ते हुए बोले, देखो, मेरा यकीन करो, मैं मानव का पिता हूँ। मेरा असिस्टेंट मानव से मिलने गया था पर मानव उससे नहीं मिला। एक तुम ही हो जो मुझे उससे मिला सकती हो। अगर तुम चाहो तो हमारा डीएनए टेस्ट करा लो, वो मेरा बेटा है। मिस्टर मित्तल भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, देखो, हमारी जो दुश्मनी है वह अलग बात है, पर एक बाप को उसके बेटे से अलग करना यह गलत है। अचानक ही अवनी उनकी बात सुनकर हंसने लगी। उसे हंसता देख मिस्टर राजवंश और मिस्टर मित्तल को कुछ समझ नहीं आया। अवनी अचानक ही रुक गई और डरावनी आवाज में बोली, मेरे पास आकर आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, और हाँ, हब्बी का पीछा छोड़ दीजिए। वह क्या है ना, आजकल पता नहीं क्यों मैं कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो गई उन्हें लेकर। शायद रात में हमारे बीच जो हुआ उसके कारण। मिस्टर मित्तल ने कंफ्यूज होकर अवनी से पूछा, क्या हुआ कल रात? अवनी बेशर्म की तरह बोली, वो क्या है ना,
मेरे हब्बी रात भर बहुत ही ज्यादा वाइल्ड हो गए थे और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। उन्होंने मुझे कितना परेशान किया और सुबह भी नहीं छोड़ा। अब तो मुझे बहुत नींद आ रही है, पर क्या करूं, कॉलेज भी आना था। उसकी बेशर्मी देख वो दोनों हैरान हो गए। यह देख अवनी एक्सप्रेशन लेस चेहरे से आगे बोली, अभी भी मेरी बॉडी बहुत दर्द हो रही। हाँ, अगर आपको अपने बेटे से मिलने का मौका मिले तो उससे बता दीजिएगा, अगली बार से बेड पर ज्यादा वाइल्ड न हो, वरना अभी अगले 2 दिन तक उन्हें बेड से उठने नहीं दूंगी। इतना कहकर वह बिना कुछ बोले कार से उतरी और कॉलेज के अंदर चली गई। कार में बैठे दोनों बुजुर्ग आदमी उसकी बेशर्मी देख अभी भी अपना मुंह खोले उसे देख रहे थे। फिर मिस्टर राजवंशी गुस्से से चलाए, बेशर्म, वह बदतमीज मानव ने कैसी लड़की से शादी की? वही मानव जो अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। अचानक ही उसे छींक आ गई। उसके मन में कहा, पक्का बेबी ही मुझे कोस रही होगी या मेरी बुराई की होगी। कंटिन्यू। अवनी की 2 क्लासेस खत्म हो चुकी थी। उसकी नेक्स्ट क्लास इंग्लिश की थी। क्लास के अंदर पहुंचते ही प्रोफेसर ने डरते हुए लिटिल अवनी की तरफ देखा और फिर तुरंत ही अपने नजरें फेर कर बच्चों को पढ़ाने लगे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह लिटिल अवनी की तरफ अपनी नजरें उठाकर देख भी सके। यह देख पूरी क्लास हैरान थी। एक लड़की ने जिया के कंधे को हिलाते हुए पूछा, यह क्या है? ये प्रोफेसर तो कल अवनी पर गुस्सा कर रहे थे, आज वह सो रही है। उसके बावजूद उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा? जिया को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर उसने अवनी के गले पर रेड निशान देखे थे। उसने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे लगता है शायद इसके पति ने इसे खूब परेशान किया होगा, या बोलो तो मजे लूटे होंगे, इसलिए यहाँ सो रही है। पर सर ने इसे डांटा क्यों नहीं, यही नहीं समझ आ रहा। लीसा जिया की बात सुनकर लिटिल अवनी की गर्दन की तरफ देखने लगी, पर उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसने कंफर्म करने के लिए जिया से एक बार फिर से पूछा, क्या सच में तुमने उसके गर्दन पर निशान देखे? जिया ने हाँ में सिर हिला दिया। हाँ, मैंने देखा। उसकी बात सुनकर लिसा के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने लिटिल अवनी को देखते हुए कहा, फिर तो मजा आएगा। हम यह बात पूरे यूनिवर्सिटी में फैला देंगे कि इसका पति बुरा है और रोज इसके साथ जबरदस्ती करता है। फिर देखती हूँ कैसे अकर के साथ रहती है कॉलेज में। जैसे ही क्लास ओवर होने की बेल लगी, प्रोफेसर तुरंत क्लास से भाग गए। लिटिल अवनी अंगड़ाई लेते हुए अपनी जगह से खड़ी हो गई। आज उसके साथ अभी और राज नहीं आए थे, इसलिए ही मानव ने अपनी सीक्रेट बॉडीगार्ड उसके पीछे लगाए थे। क्लास में भी एक लड़का था जो मानव का ही पर्सनल बॉडीगार्ड था। वह बराबर लिटिल अवनी की खबर मानव को दे रहा था। लिटिल अवनी जैसे ही क्लास से जाने लगी, जिया और लीसा उसके सामने अपना हाथ बांधकर खड़ी हो गई। यह देख लिटिल अवनी की भौहें तन गई। उसने उन दोनों से पूछा, मेरे सामने क्यों खड़ी हो? लिटिल अवनी की आवाज में एक ऐसा कठोरपन था कि वह दोनों थोड़ा डर है, पर फिर भी वो ढीठ बनकर खड़ी रही। जिया मुस्कुराते हुए बोली, लगता है तुम्हारा पति तुम्हें बहुत परेशान करता है। यादें है पिछली बार मैंने तुम्हें अपने भाई का ऑफर दिया था, क्यों ना तुम उससे एक बार मिल लो? लीसा उसका साथ देता हुए बोली, ये सही कह रही है, तुम्हें इसके भाई से मिलना चाहिए। वैसे तुम्हारे गले पर निशान बता रहे हैं कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता होगा, वरना इतनी कम उम्र में कौन यह सब करता है? क्या तुम उस बूढ़े के साथ खुश हो? अवनी परेशान होकर अपने सर को मसलने लगी। वह इन दोनों पागलों के मुंह नहीं लगना चाहती थी, पर शायद ये दोनों लड़कियां बिना जवाब के नहीं जाने वाली थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, वो क्या है ना, तुम्हें जाकर मेरे पति की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि उसने मुझे नहीं, मैंने उसके साथ जबरदस्ती की है। बेचारे रात भर मुझसे कैसे भीख मांग रहे थे कि मुझे छोड़ दो, पर क्या करूं, मुझे खुद को भी तो सेटिस्फाइड करना था ना। आखिर अब मजे नहीं लूंगी तो कब लूंगी? इतना कहकर वो रुक गई। फिर पूरे क्लास को देखकर बोली, मैं एक बार नहीं बार बार अपने हब्बी के साथ सेक्स करना चाहूंगी। अगर वो नहीं माने तो मैं जबरदस्ती भी कर सकती हूँ। इतना कहकर वो क्लास से बाहर चली गई। पूरी क्लास अपना मुंह खोले लिटिल अवनी को देखती रह गई। लीसा और जिया तो स्पीचलेस हो गए। वही मानव का सीक्रेट बॉडीगार्ड जो स्टूडेंट बनकर ही पीछे वाली सीट पर बैठा था, उसके हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया। उसने धीरे से कहा, यंग मैडम कितनी बेशर्म है, मुझे कितनी शर्म आ रही है। क्या मैं बॉस को बताऊं? हाँ बताऊंगा। इतना कहने के बाद वो दरवाजे की तरफ देखने लगा। अवनी कैंटीन की तरफ जा रही थी कि फिर से लेना और जिया उसके सामने आ गई। इस बार लिटिल अवनी ने सर्द आवाज में वार्निंग दी, क्या है, क्या तुम लोगों को चैन नहीं है? मुझे परेशान मत करो वरना अंजाम बुरा होगा। जिया जबरदस्ती करते हुए बोली, नहीं, तुम्हें मेरे भाई से मिलना होगा, देखो वह तुम्हें खुश रखेगा। लीसा भी बोली, हाँ, तुम्हें उससे मिलना होगा। 10 मिनट तक वह लोग बक बक करते रहे। परेशान होकर लिटिल अवनी ने कॉपी निकाली और उसमें एक एड्रेस लिखकर जिया के हाथ में रखते हुए कहा, इस पर जो एड्रेस लिखा है
आपने भाई को भेज देना। वहां पर मानव सिंह नाम का एक इंसान है, उससे कह देना मेरे बारे में उससे बात कर ले, अगर वह मान गया तो मेरी तरफ से भी हाँ है। इतना कहकर अब वह कॉलेज के बाहर चली गई। जिया और लीना मुस्कुराते हुए उस एड्रेस को देख रही थी। वह मानव के ऑफिस का एड्रेस था। जिया उसको देखते हुए बोली, लगता है यह इसके भाई या पापा का एड्रेस होगा। मैं भाई को आज ही भेजती हूँ, भाई इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी। उसने तुरंत अपने भाई को कॉल लगाकर उस एड्रेस पर जाकर मानव से बात करने को कहा। कॉल कट करके वह बोली, अब देखना कैसे भाई इस लड़की को पटाता है। लगता है इसके पति के साथ इसके और उसके परिवार के संबंध अच्छे नहीं है, तभी तो अपने भाई का नंबर दिया है। अब मैं इसके हस्बैंड को ढूंढ कर उसे बताऊंगी कि इसका मेरे भाई के साथ चक्कर चल रहा। इतना कहकर वो खुश होने लगी। लिटिल अवनी जैसे ही बाहर निकली, बाहर ड्राइवर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। उसे देख लिटिल अवनी समझ गई कि ड्राइवर घर नहीं गया था। सुबह उसे छोड़ने के बाद वह यहीं पर था। कार में जाते ही वो अपनी आंखें बंद करके बैठ गई। कुछ देर बाद कार सीधा मानव के ऑफिस जाकर रुकी। मानव मिसेस गुप्ता के साथ मीटिंग अटेंड कर रहा था। मिसेस गुप्ता का पूरा ध्यान तो मानव पर ही था। भले ही मानव ने मास्क लगाया हुआ था, पर उसका चार्म ही कुछ ऐसा था कि कोई भी उसकी तरफ खींचा चला जाए। मिसेस गुप्ता लार टपकाते हुए मानव को देख रही थी। उन्होंने यह भी ध्यान नहीं दिया कि वह 38 साल की है और मानव सिर्फ 27 का। मिसेस गुप्ता मानव को देखकर बोली, मिस्टर सिंह, मुझे लगता है हमें अपनी मीटिंग होटल में रखनी चाहिए थी, फिर हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से चेक कर पता कर सकते थे कि हमें इसमें कितना प्रॉफिट होगा। उनकी डबल मीनिंग वाली बातों को सुनकर मानव उन्हें गुस्से से घूरने लगा तो आरव अपने हाथ बांधकर फीकी हंसी के साथ बोला, मिसेस गुप्ता सिर्फ मीटिंग ही तो है, वह तो यहाँ भी हो गई, भला होटल में रखने की क्या जरूरत थी। और क्या कहा आपने? चेक करना? कुछ समझा नहीं। मिसेस गुप्ता अपनी बात को संभालते हुए बोली, मेरे कहने का मतलब है कि हम हर एक चीज को अच्छे से जानकर पहचान कर प्रॉफिट नुकसान पता करके ही तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ अगली बार हम होटल में ही मिले। इतना कहकर वह अपनी हवस भरी नजरों से मानव को देखते हुए आगे बोली, मिस्टर सिंह, मेरा वहाँ पर एक प्राइवेट रूम भी है, आपको अपने असिस्टेंट को लाने की कोई जरूरत नहीं है, हम अकेले अच्छे से मीटिंग कर लेंगे। मानव और आरव दोनों ही उनकी बात को अच्छे से समझ रहे थे। वहीं वीर, जो थोड़ा पीछे खड़ा था, वह सुबह से ही हर एक चीज रिकॉर्ड कर रहा था। उसने मन में कहा, मैं इस वीडियो को लिटिल अवनी को दिखाऊंगा, तब वह बॉस को कूटेगी। बॉस को पीटते हुए देखकर कितना मजा आएगा, और इस औरत का तो पता ही नहीं क्या होगा। यह सब सोचते ही उसके मन में लड्डू फूटा लगे कि वह मानव को पीटता हुआ देखेगा। मानव अपनी सर्द आवाज में मिसेज गुप्ता से बोला, जरूर मिसेज गुप्ता, मैं मेरी वाइफ के साथ जरूर आऊंगा, इसी बहाने वह भी आपसे मिल लेगी। मिसेज गुप्ता की तो छोड़ो, बल्कि आरव और वीर को भी उम्मीद नहीं थी कि मानव कुछ ऐसा बोलेगा। मिसेज गुप्ता कंफ्यूज होकर बोली, पर आपकी वाइफ हमारे बीच क्या करेगी? हम तो मीटिंग करेंगे, वह बोर हो जाएगी। मानव डेविल स्माइल करते हुए बोला, उसकी चिंता मत करिए, मेरी बीवी इन सब मामलों में बहुत तेज है, मुझे उम्मीद है वह आपके साथ काफी अच्छे से मीटिंग कर लेगी और आप बोर भी नहीं होंगी। मानव की डबल मीनिंग वाली बातों को मैसेज गुप्ता तो नहीं समझी पाई, पर आरव और वीर समझ गए। आरव मन में खुश होते हुए बोला, मतलब मैसेज गुप्ता की कुटिया होगी। खैर छोड़ो, मैंने तो लिटिल अवनी को कॉल करके यहाँ बुलाया था, अभी तक आई क्यों नहीं? आज मैं बॉस की अच्छे से खातिरदारी करवाऊंगा। बड़े आए मिसेज गुप्ता के साथ मीटिंग करने वाले। इस औरत को देखकर लग रहा कितनी हावस भरी है। यह मोटी के अंदर पिशाचीनी कही की। मिसेज गुप्ता कॉन्ट्रैक्ट पेपर को मानव की तरफ करके बोली, मुझे लगता है हमें एक बार और डिस्कस करना चाहिए, हम अब रात को मिलते हैं, मैं आपका होटल में इंतजार करूंगी। इतना कहकर वह उठकर मानव की तरफ आने लगी। मानव, आरव और वीर कुछ समझते उससे पहले ही मिसेज गुप्ता मानव के ऊपर गिर गई। उन्होंने शर्ट पहना हुआ था जिसकी आगे की 2 बटन खुली हुई थी, उनकी ब्रा हल्की हल्की दिख रही थी। तभी अचानक ही मीटिंग रूम का डोर ओपन हुआ। दरवाजे के पास खड़े इंसान को देखकर तीनों लड़कों की जान हालत में आ गई। वही फार्म हाउस में राज और अभी की हालत खराब हो चुकी थी, बेचारे घर के नौकर बनकर रह गए। राज पोछा लगाते हुए बड़बड़ा रहा था, किस्मत खराब है, अरे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कुणाल भाई सही कहते हैं, सारी औरतें चुड़ैल होती है। चुड़ैल? मेरी भोली सी रानी, उसको भी इन चुड़ैल ने मिलकर चुड़ैल बना दिया। मेरी फूटी किस्मत। अभी दूसरी तरफ सफाई कर रहा था, उसने परी की तरफ देखा जो सोफे पर बैठ के अंगूर खा रही थी, फिर सफाई करते हुए बोला, देखने में कितनी भोली भाली है, कौन मानेगा कि यह खून चूसने वाली डायन होगी। अब मैं ही तो मरा जा रहा था इससे शादी करने को, अब भुगत रहा हूं करके। फिर रराज को देखा
जो पोछा लगा रहा था। फिर उसने रानी को देखकर कहा, मेरे बेचारे भोले भले भाई की जिंदगी भी इस चुड़ैल ने खराब कर दी। रानी कितनी भोली भाली है, मगर मेरी चुड़ैल बीवी ने उसे भी अपने गैंग में शामिल कर लिया। कोई तो फरिश्ता भेजो भगवान ताकि हम बच सके। उसने इतना कहा ही था कि फार्म हाउस में विक्की और जिम्मी टपक पड़े। विक्की अपने हाथ फैलाकर बोला, अरे मेरे दोनों भाइयों क्या कर रहे हो, देखो मैं आया हूँ। राज और अभी अपनी चमकती आंखों से उसे देखने लगे। राज खुश होकर बोला, आप दोनों का ही तो सहारा है, वरना मेरे बारे में कौन ही सोचता है। इतना कहकर वह जिम्मी के ऊपर कूद पड़ा और अभी विक्की के ऊपर। थोड़ी देर बाद हालत यह थी कि राज और अभी रूम में आराम से सो रहे थे और नीचे जिम्मी और विक्की बेचारे पूरा घर साफ कर रहे थे। विक्की अभी को कोसते हुए बोला, अरे भाई बोल दिया तो क्या मतलब, नौकर बना देगा, चुन चुन के बदला लूंगा मैं, देख लेना। इतना कहकर वो रोनी सूरत बनाकर काम करने लगा। वही परी और रानी अभी तो सोफे पर बैठ के अंगूर के मजे ले रही थी। जिम्मी अपनी ललचाई नजरों से उन्हें देख रहा था, क्योंकि उसे भी भूख लगी थी। कंटिन्यू कौन है जो मीटिंग रूम में आया था? लिटिल अवनी क्या करेगी मानव और मिसेज गुप्ता के साथ, जब उसे उनकी हरकत के बारे में पता चलेगा? मानव की तो जान हालत में ही आ गई। उसे अवनी की कही हुई बात याद आ रही थी, जो उसने ऑफिस आते वक्त उसे से कही थी, यह हब्बी, आज मिसेस गुप्ता के साथ आपकी मीटिंग है, उनसे दूर ही रहिएगा। ये याद आते ही मानव ने एक घूंट अपने गले के नीचे उतारा और मिसेज गुप्ता को खुद से दूर झटक दिया। मिसेज गुप्ता मानव को इतना गुस्से में देख डर गई, पर वह इतनी आसानी से कहाँ बाज आने वाली थी। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मीटिंग के बीच हमें डिस्टर्ब करने की? इतना कहने के बाद वह उठ गई और अपनी ड्रेस को सही करने लगी, या यूं कहें अपने ड्रेस को अस्तव्यस्त करके अपनी बॉडी को और शो करने लगी। लिटिल अवनी तो पहले ही गुस्से में थी, लेकिन यहाँ मिसेस गुप्ता को मानव की गोद में बैठा देख उसक पारा चढ़ गया। उसने कसके अपनी मुट्ठी बंद कर ली और कोशिश करने लगी कि उसके अंदर जो गुस्सा है उसे दबा सके, पर मिसेज गुप्ता शायद यह नहीं चाहती थी। उन्होंने मानव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर सिंह, मैं आपका होटल में इंतजार करूंगी, फिर हम अच्छे से अपने मीटिंग करेंगे और हमें डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं होगा। आखिरी वाली लाइन उन्होंने लिटिल अवनी को गुस्से से देखकर कही थी। इतना ही काफी था अवनी के गुस्से को बढ़ाने के लिए। वही मानव को भी बहुत गुस्सा आ रहा था मिसेस गुप्ता पर। आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई यह सब बोलने की? लिटिल अवनी चलते हुए रूम के अंदर आई और आराम से चेयर पर बैठ गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी भी चीज से फर्क ही ना पड़ रहा हो। अवनी टेबल बजाते हुए आराम से बोली, मिसेस गुप्ता, लगता है मिस्टर मानव सिंह को देखकर आप काफी एक्साइटेड हो गई है, तभी तो उन्हें होटल बुलाने की बात कर रही है। मिसेस गुप्ता लिटिल अवनी के इस तरह बोलने से एक पल के लिए तो घबरा गई, मगर फिर उन्होंने सोचा कि यह लड़की कोई एम्प्लॉय होगी, नहीं तो कोई ऐसे ही। ये सोचते ही उन्होंने अपने हाथ बांधकर लिटिल अवनी से कहा, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? यह मेरे और मिस्टर सिंह के बीच की बात है। लिटिल अवनी डेविल स्माइल करके बोली, अरे नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रही है। मैं तो बस यह बोल रही हूँ कि क्या आपको यकीन है कि मिस्टर सिंह आपके ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे और होटल आएंगे? उसकी बात सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग उसे देखने लगे। इतने में ही वीर बोल पड़ा, लगता क्या है, मुझे पूरा यकीन है बॉस रिजेक्ट कर देंगे। अरे ऐसे कैसे वह होटल चले जाएंगे? मिसेज गुप्ता अपने दांत पीसते हुए उसे देखने लगी, फिर अपनी बात को संभालकर मानव से बोली, मिस्टर मानव सिंह, मैं तो सिर्फ हमारी मीटिंग के बारे में बात कर रही थी ताकि हम अच्छे से डिस्कस कर सके। शायद आपके लोग कुछ गलत समझ रहे हैं, मेरा इरादा आपके साथ कुछ भी करने का नहीं है। इतने में लिटिल अवनी की आवाज़ सभी के कानों में पड़ी, जो मैसेज गुप्ता से बोल रही थी, तो इसका मतलब जरूर आपके पास कोई इरादा है मिसेज गुप्ता। मिसेज गुप्ता ने गुस्से से लिटिल अवनी की तरफ देखा, पर उनके गुस्से से लिटिल अवनी को कोई लेना देना नहीं था। मिसेज गुप्ता को लिटिल अवनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने मन में कहा, कितने मुश्किल से मैं मिस्टर सिंह के इतने करीब गैर थी, इस लड़की ने आकर सब बर्बाद कर दिया, वरना अब तक तो मैं उन्हें किस भी कर चुकी होती, या फिर शायद और भी कुछ, पर यह लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यह सब सोचकर ही वो और भी ज्यादा आग बबूला हो गई। तभी लिटिल अवनी अपनी तिरछी नजरों से उन्हें देखते हुए बोली, ऐसा लगता है मैंने आपके और मिस्टर मानव के रोमांस में डिस्टर्ब कर दिया, वरना अब तक तो आप उन्हें किस कर चुकी होती, यह शायद उससे भी ज्यादा। सभी लोग एक दम से चौंक गए। मिसेस गुप्ता तो डरने लगी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर इस लड़की को उनकी मन की बात पता कैसे चली। वह हकलाते हुए बोली, क्या कह रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। लिटिल अवनी अपने हाथों की मुट्ठी कसके बंद करके
चेयर को घुमाते हुए बोली, कहने को तो बहुत कुछ है हमारे पास, कहने को तो बहुत कुछ है हमारे पास, पर क्या करें, हम बेवकूफ़ों को कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझते। हम जानते हैं कि लोगों ने हमारी शांति को कमजोरी समझ लिया, पर उन्हें क्या पता, अगर हमने कुछ करना या बोलना शुरू किया तो शायद सामने वाला कुछ करने के लायक ही ना बचे। इतना कहकर उसने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मार दिया और अपनी शर्द आवाज में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकत करने की? हमें बर्दाश्त नहीं कि हमारे अलावा कोई भी हमारे हब्बी को हाथ लगाए, तुम तो सीधा गोद में चढ़ गई। लिटिल अवनी के इस तरह चिल्लाने से मिसेज गुप्ता डर गई। धीरे धीरे रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगा। अवनी का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। एक तो वह पहले से ही मिस्टर राजवंश और मिस्टर मित्तल के कॉलेज आने से परेशान थी, ऊपर से यहाँ उसका हब्बी किसी और को अपनी गोद में बैठाया हुआ था। लिटिल अवनी ने अपने बूट से एक खंजर निकाला और मिसेज गुप्ता के ऊपर फेंक दिया। मिसेज गुप्ता बुरी तरह डर चुकी थी। उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ कुछ ऐसा होगा। उन्होंने मानव की तरफ देखा, शायद वो उन्हें बचा ले, पर मानव तो खुद डरा हुआ था। उसने तुरंत अपने नजर फेर ली। ये देख, अवनी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। लिटिल अवनी ने आज तक कभी भी मानव के सामने ऐसा नहीं किया था। आज पहली बार वह ऐसी हरकत कर रही थी, वरना वह ऐसे काम हमेशा चोरी छिपे ही करते थी। अवनी गुस्से से मिसेस गुप्ता और मानव की तरफ देख रही थी। फिर उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मीटिंग करनी थी ना आपको? मैं हूं ना, मैं आपको अच्छे से मीटिंग कराऊंगी कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। इतना कहकर उसने अपने घड़ी में ग्रीन कलर का बटन प्रेस कर दिया। 10 सेकेंड के अंदर ही 10 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड उस रूम में खड़े हो गए। ये लिटिल अवनी के पर्सनल गार्ड्स थे। यह सिर्फ और सिर्फ अवनी का कहा ही मानते हैं और किसी का नहीं। लिटिल अवनी आराम से चेयर पर बैठ गई और अपने एक बॉडीगार्ड से सख्त आवाज में बोली, हमारे मेहमान को मीटिंग करनी है, इन्हें अच्छे से मीटिंग कराओ। इस वक्त रूप में केवल अवनी, वीर, मिसेज गुप्ता और लिटिल अवनी के बॉडीगार्ड्स ही थे। उसने थोड़ी देर पहले ही मानव को आरव के साथ रूप से भेज दिया था। मानव नहीं जा रहा था, पर अवनी ने उसे जबरदस्ती भेज दिया। लिटिल अवनी ने जब देखा कोई भी आगे नहीं बढ़ा तो वो गुस्से से चिल्लाई, मैंने कहा इन्हें अच्छे से सेटिस्फाई करो ताकि ये जिंदगी में कभी यह दिन ना भूल पाए। लिटिल अवनी के ये कहते ही रूम में 2 गुंडे जैसे आदमी आए, जिन्हें लिटिल अवनी का बॉडीगार्ड ही लेकर आया था। उसमें से एक आदमी मिसेस गुप्ता को हवस भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, क्या माल है, आज तो मजा ही आएगा। मिसेस गुप्ता ने डर से कहा, मुझे जाने दो। ये देखकर हंसते हुए अवनी बोली, क्या हुआ, अभी तो आप मेरे हब्बी को हवस भरी नजरों से देख रही थी, अब क्यों डर रही हो? वैसे आज तक न जाने कितने ही बिजनेसमैन के साथ तुमने रात रंगीन की है, पर अब इतना डर क्यों? मिसेज गुप्ता हैरान थी। उनका इतना बड़ा सीक्रेट आखिर इस लड़की को कैसे पता चला? वो सोच ही रही थी कि इतने में ही वह गुंडे जैसा दिखने वाला आदमी उनके पास पहुंच गया और बेरहमी से उनके कपड़े फाड़ दिए। दूसरे ने उन्हें पकड़ लिया। अवनी अपने बॉडीगार्ड्स को आर्डर देते हुए बोली, निकलो यहाँ से, या फिर पूरा पिक्चर देखने का इरादा है। उसका इतना कहना था कि सभी बॉडीगार्ड तुरंत भाग गए। वह दोनों गुंडे मिसेज गुप्ता को यहाँ वहाँ टच कर रहे थे। मिसेज गुप्ता भी कहाँ कम थी, वह भी एक नंबर की हवसी इंसान थी। उन्होंने देखा वह दोनों लड़के बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे तो उनका दिल भी मचलने लगा। उन्होंने सोचा अगर वो इन दोनों के साथ सो भी जाए तो कौन सा उनके परिवार या हस्बैंड को कुछ पता चलेगा। आज तक न जाने कितने लोगों के साथ वो सो चुकी थी, पर उनमें से कोई भी इतना हैंडसम नहीं था। उन्होंने पहले वाले गुंडे का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया और दूसरे को किस करने लगी। यह देख लिटिल अवनी के होठों पर डेविल मुस्कान आ गई। मिसेज गुप्ता को यह नहीं पता था उनकी पूरी हरकत रिकॉर्ड हो रही है। वह दोनों गुंडे भी हैरान थे कि अभी जो औरत डर रही थी अब वही उनके साथ रोमांस कर रही। वही मिसेस गुप्ता ने अपनी ब्रा निकालकर फेंक दिया और दोनों गुंडे का एक एक हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखते हुए सिडेक्टिव वॉइस में बोली, कम ऑन बेबी, अब मुझसे वेट नहीं हो रहा, जल्दी करो। दोनों गुंडे हैरान हुए, पर फिर वह भी उस पर टूट पड़े। वही लिटिल अवनी को यह सब देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आज तक मिसेज गुप्ता की हरकतों के बारे में किसी को पता नहीं चला था, पर आज के बाद शायद पता चल जाए। यह सब सोचते ही वह तुरंत मानव के कैबिन की तरह चली गई। मानव अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर टेंशन में चक्कर लगा रहा था। तभी केबिन का डोर ओपन हुआ। लिटिल अवनी केबिन के अंदर आई। उसे देख मानव ने तुरंत उसे गले लगा लिया, पर अवनी ने मानव को धक्का दे दिया। यह देख मानव हैरानी से उसे देखने लगा। लिटिल अवनी मानव को अपने करीब करके उसका कॉलर पकड़कर कठोर आवाज में बोली, क्या मैंने सुबह कहा नहीं था कि आप उनसे दूर रहिएगा? आपकी हिम्मत कैसे हुई उन्हें छूने की? मानव ने लिटिल अवनी की कमर पकड़कर
उसको खुद के करीब करते हुए सर्द आवाज में बोला, बेबी, अगर आप कुछ नहीं करती तो मैं ऑलरेडी उसे जान से मार देता। आखिर मानव सिंह कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है जिसे कोई भी छू सके। यह सुनकर लिटिल अवनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत ही मानव की शर्ट उतार के जमीन पर फेंक दिया और मानव के सीने पर हाथ चलाते हुए बोली, हब्बी, आपने गलती की है, सजा तो मिलेगी ना। इतना कहकर उसने मानव के बाल कसके पकड़ के उसके होठों को चूम लिया। वह बहुत ही ज्यादा बेरहमी से किस कर रही थी। मानव को उसके किस में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। 20 मिनट बाद उसने मानव को छोड़ दिया। मानव के होठों से खून निकल रहा था। लिटिल अवनी ने आगे बढ़कर अपने जीभ से मानव के होठों से निकल रहे खून को साफ कर दिया। एक पल के लिए मानव की भी आंखें बंद हो गई। उसने कसके अपने मुट्ठी बंद कर ली क्योंकि उसके दिल के अरमान धीरे धीरे जाग रहे थे। मानव ने जैसे ही लिटिल अवनी को अपने करीब करने की कोशिश की तो अवनी मानव से दूर होकर बोली, यही आपकी सजा है। वह तुरंत गुस्से से कैबिन के बाहर चली गई। मानव को मिसेज गुप्ता पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसके अपने प्लान्स थे मिसेस गुप्ता को सबक सिखाने के। उसे ने तुरंत आरव को फोन करके आर्डर दिया, उस औरत की जिंदगी जहन्नुम बना दो। उसके कारण हो मेरे बेबी ने मुझे खुद से दूर किया। उसे भी तो पता चले मैं कौन हूँ, और हाँ, आज ही हम मिस्टर मित्तल पर अटैक करेंगे। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया और गुस्से से बहा दिया। फिर दांत पीसते हुए वह बोला, सोम मित्तल, अब बारी तुम्हारी है। तुमने गलती की मेरी बीवी पर नजर डालकर। वही लिटिल अवनी गुस्से से ऑफिस के बाहर निकल आई। तभी अचानक उसके सामने एक इंसान आकर खड़ा हो गया। लिटिल अवनी ने ना आव देखा ना ताव, एक जोरदार तमाचा सामने वाले इंसान को धर दिया।